हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। तो दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से हमारा परम क्वेश्चन बैंक का रिवीजन, जिसमें हम लोग 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टू बी प्रिसाइज अराउंड 265 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। डेली एक चैप्टर हम लोग टारगेट करेंगे। बीच में ऐसा भी दिन आएगा जहां पे हम लोग दो छोटे चैप्टर्स जो है वो टारगेट करेंगे और उनको हम लोग पूरा करेंगे। दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 11 की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि सर एक काम करिए ना, आपने रैपिड रिवीजन जिस सीक्वेंस में लिया है वो सीक्वेंस में लीजिए। तो आज तो मैंने अनाउंस कर दिया था, इसलिए मैं चैप्टर नंबर 1 ले रहा हूं, लेकिन जो रैपिड रिवीजन में हमारे चैप्टर का सीक्वेंस था वही सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए आप, ठीक है। आप लोगों के मन में सवाल आया कि सर रैपिड रिवीजन करना जरूरी है क्या? रैपिड रिवीजन किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी आप मेरे साथ में 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हैं। सबसे पहले हमने हमारे डेटाबेस में देखा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 7 बार या उससे ज्यादा रिपीट हुए इंस्टीट्यूट के एमटीपी में, आरटीपी में, स्टडी मटेरियल में, एग्जाम में 7 बार से ज्यादा रिपीटेशन, उसकी लिस्ट हम लोगों ने बनाई। फिर हम लोगों ने उसमें ऐड किया जो पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी है। 4 अटेम्प्ट पे आरटीपी एमटीपी है। मैं आपको बता दूं उसमें May 24 नहीं आता है, आरटीपी एमटीपी है, वो हम लोगों ने ऐड किया, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी वो तो करना ही है, पूरा का पूरा जो इस अटेम्प्ट का है वो तो करना ही करना है। 4 अटेम्प्ट के हम लोगों ने ऐड किए। फिर हम लोगों ने ये इसमें ऐड करना है स्टडी मटेरियल के पूरे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए। यस, नए कोर्स के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इंक्लूड किए। उसमें से हमने पिछले 6 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए होंगे जिसके आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है उसको माइनस करके बहुत छान के साइंटिफिकली हम लोगों ने बहुत सोच समझकर 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने चाहिए। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है इसमें से 30 मार्क तक का आ जाए एटलीस्ट, या फिर 50 मार्क तक का आ जाए जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो, ठीक है। चलिए, मैं इसमें क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन भी आपको बताता रहूंगा, आंसर कैसे ड्राफ्ट करना ये भी बताऊंगा, लिखना कैसे है ये भी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। क्विकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं आप लोगों को दोस्तों फटाफट वो जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो मैं आपको एक बार बता दूं कि इंपॉर्टेंट लिस्ट कैसे दिखती है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास में अगर आपके पास आइए दोस्तों, जस्ट अ मिनट। Just a minute, guys. Yes, it's here. ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लिस्ट के अंदर जो परम क्वेश्चन बैंक है उसका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। दोस्तों, परम क्वेश्चन बैंक फोल कर क्वेश्चन बैंक है, अराउंड 490 क्वेश्चन इसके अंदर कवर्ड है, और ये डोर स्टेप आपको डिलीवरी मिलता है एट बुक कॉस्ट, हार्डली 299 रुपीज में बुक कॉस्ट पे आपको मिलता है। किसी के पास नहीं है तो ले सकते हैं। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन बैंक है और आपको लगता है उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको लगता है मुझे इजी एक्सेस चाहिए तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। यहां पे आपका चैप्टर नंबर दिया हुआ है मॉड्यूल का चैप्टर नंबर। दोस्तों, उसका पार्ट, हमने हर चैप्टर को पार्ट में बांटा हुआ है, तो पार्ट दिया, उस पार्ट का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है वो भी बताया। जैसे चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने उसको बांटा है इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे 200 और अदर कॉन्सेप्ट, ऐसे 4 पार्ट में हम लोगों ने बांटा है, तो टॉपिक का नाम भी है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस। फिर अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हेडिंग भी, ये बहुत काम की चीज है। हर क्वेश्चन एग्जैक्टली किस चीज के ऊपर है देखते से ही ये, लेकिन आपको रिवीजन के वक्त बहुत ज्यादा काम आएगा। और जो फाइनली क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देना ही होगा। और दोस्तों, यहां पे भास्कर का जो कॉन्सेप्ट नंबर है, भास्कर का हमारी जो कॉन्सेप्ट बुक है, कॉन्सेप्ट बुक में कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर है वो भी दिया है।
अगर आपको जानना है एग्जैक्टली कौन से कॉन्सेप्ट में है तो वो भी दिया है दोस्तों। तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा काम की रहने वाली है। आइए आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के ऊपर है। अराउंड 21 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस हमको खत्म करने हैं। रोज का टारगेट होगा, टारगेट खत्म क्लास खत्म, टारगेट खत्म क्लास खत्म, चैप्टर वाइज हमारा टारगेट है दोस्तों, ठीक है। नाउ आइए अब हमको क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली वो कौन सी चीजें थी उसके ऊपर भी देखो। क्वेश्चन बैंक में अगर किसी को पता नहीं होगा इसको कैसे पढ़ते हैं, नवंबर 19 मॉक पेपर, May 20 आरटीपी, स्टडी मटेरियल 17, स्टडी मटेरियल 20, स्टडी मटेरियल 21, नवंबर 21 मॉक, इस तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन सिर्फ एमटीपी आरटीपी में घूम रहा है, एमटीपी आरटीपी में घूम घूम के तड़प रहा है, तड़पते ही जा रहा है, एग्जाम में अभी तक आया ही नहीं है। अब कोई बोल सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बोल सकता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने सिंपल बोला है, जो बहुत बार रिपीट हो हमारे फाइनल में आ जाए, हमारे इंपॉर्टेंट लिस्ट में आ जाता है दोस्तों। आइए अगर मैं बोलूंगा अब यहां पे क्या पूछा हुआ है देखिए, क्लियर मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, क्लियर मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग बताइए। हाउ वुड यू एज एन ऑडिटर परफॉर्म द ऑडिट, आप ऑडिट कैसे परफॉर्म करोगे, बहुत ही जनरल पूछा है कि आप ऑडिट कैसे परफॉर्म करोगे, हाउ विल यू परफॉर्म ऑडिट, ठीक है। फिर पूछा हुआ है एग्जैक्टली जिस चीज से क्वेश्चन निकल कर आता है, थोड़ी कहानी बताइए, डेफिनेशन बताइए। फिर पूछा है कैसे चेक करोगे कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग तो नहीं है, कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, ये आप कैसे चेक करोगे दोस्तों, हाउ यू आर गोइंग टू चेक इट। फिर वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, ये पूछा है। तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए जब भी वो पूछे कि भाई बताओ, ठीक है, ऑडिट कैसे परफॉर्म करना चाहिए। अरे भाई पूरा सब्जेक्ट उसी के ऊपर है, ऑडिट कैसे परफॉर्म करना चाहिए। या फिर किसी ने आपको बोला बताओ कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, ठीक है। तो आप चैप्टर नंबर 1 में जो बहुत बेसिक तरीका लिखा हुआ है ऑडिट कैसे परफॉर्म करना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, वो आप लगाओगे दोस्तों। देखिए आपके ब्लू में हेडिंग्स और समरी, हेडिंग्स या फिर समरी दी जाती है ब्लू कलर में, या तो हेडिंग्स होगी या तो समरी होगी, ठीक है। अब मैं सीधा जिन लोगों के पास में, अब मैं सीधा भास्कर कॉन्सेप्ट बुक पे जाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत प्यारी तरीके से हम लोगों ने चीजों को कवर किया है। उसका भी सॉफ्ट कॉपी आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उसका भी सॉफ्ट कॉपी दिया हुआ है दोस्तों। आइए अगर मैं जाता हूं हमारे चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 के ऊपर, तो आपको शुरुआत में ही नजर आता है दोस्तों। आइए बेसिकली ये चार्ट है, आपको बताना होगा, ये चार्ट है आपको बताना होगा। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया। अब आंसर ड्राफ्टिंग, आपके दिमाग में ये गुरु मंत्र है, ठीक है। तीन बातें आपको मैच कर, तीन बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई ऑडिट का डेफिनेशन मुझे बताना है, ये इनपुट आउटपुट क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, इनपुट आउटपुट के बारे में बात करना है, और एग्जाम्पल, ये तीन चीजों पे मुझे हाईलाइट करना है, तीन चीजों पे मुझे बात करनी है। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे, आंसर कैसे लिखोगे, आप हेडिंग दोगे, ठीक है। हेडिंग के ऊपर एक लाइन छोड़नी है, हेडिंग के बाद एक लाइन छोड़नी है। एक हेडिंग मतलब 3 लाइन का कंजम्पशन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और उससे आंसर बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो हेडिंग जरूर डालिए। तो सबसे पहले ऑडिट का हम लोग हेडिंग डालेंगे, ऑडिट का डेफिनेशन की, कि ऑडिट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल records, whether or not profit oriented, irrespective of legal form and size, with ultimate objective to give opinion whether financial statement give true and fair view। बचपन से डेफिनेशन पढ़ रहे दोस्तों, ठीक है, बचपन से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। whether or not profit oriented, irrespective of legal size, with ultimate objective to give opinion whether financial statement give true and fair view। पहले आप डेफिनेशन बताएंगे, बहुत सिंपल सा प्यारा सा। मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर किसी के पास में भास्कर बुक नहीं है तो। अगर आपको चार्ट चाहिए तो आप फाड़ू चार्ट बुक का गिव अवे चल रहा है, वो आप गिव अवे ले सकते हैं, ये चार्ट्स आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। फिर आप बताएंगे ये इनपुट आउटपुट, आप फिर हेडिंग डालेंगे हाउ टू चेक वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग। इन जनरल ऑडिट कैसे परफॉर्म करते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों। हमको चेक करना पड़ेगा वेदर इंफॉर्मेशन इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब जिसको वाउचर बोलते हैं, वो मैच करता है क्या प्राइमरी बुक्स से, एंट्रीज इन द प्राइमरी बुक्स, उससे हमको मैच करना है, ठीक है, उससे हम लोगों को मैच करना है। आप लिखो वहां पे, आप हेडिंग दोगे हाउ टू चेक वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग,
उसके अंदर पहला पॉइंट लिखोगे, ठीक है, चेक वेदर इंफॉर्मेशन इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैचेस विद द एंट्रीज इन प्राइमरी बुक्स एंड वाइस वर्सा। ये भी चेक करो कि प्राइमरी बुक्स में जो एंट्री है उसका डेटा सपोर्टिंग वाउचर से मैच करता ना, दोनों तरीके से। फिर आप बोलेंगे प्राइमरी बुक्स का डेटा चेक करो लेजर से मैच करता ना, एंड वाइस वर्सा। फिर आप बोलेंगे लेजर के अंदर का जो डेटा है वो ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करता है ना, एंड वाइस वर्सा। तो बहुत सिंपल, आपको कमेंट करना है इनपुट आउटपुट पे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैच करते ना प्राइमरी बुक से एंड वाइस वर्सा, प्राइमरी बुक से डेटा जो मैच करता है वो लेजर से एंड वाइस वर्सा, और लेजर का डेटा मैच करता है ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर ये मैच हो तो हमारे मन में तसल्ली होती है, यार पूरी चेन बनी हुई है, वाउचर से प्राइमरी बुक्स की, प्राइमरी बुक से लेजर से, और लेजर से आपके ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर हमको देखना है, बहुत सिंपल बातें बोलनी है कि भाई प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के हिसाब से ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ना, प्रेजेंटेशन एकदम क्लियर है ना, बिल्कुल एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। हम आखिरी में चेक करते हैं वेदर इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। बस फिर हमको एग्जांपल देना है, एकदम टाइम पास से एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई अगर हमने देखा कि पीएनएल के अंदर रिपेयर्स और मेंटेनेंस एक्सपेंस को पीएनएल में डाला हुआ है, रिपेयर्स और मेंटेनेंस एक्सपेंस को पीएनएल में डाला हुआ है, ठीक है, जबकि कोई भी उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, ना लेजर में एंट्री है, ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ना कुछ। इसका मतलब पूरी तरीके से ये फेक ट्रांजैक्शंस है, दे आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। लेट्स फ्रीज गाइस, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैसे चेक करेंगे वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग और नॉट, लेट्स फ्रीज गाइस। सबसे पहले आप डेफिनेशन बताएंगे, आपके दिमाग में गुरु मंत्र है डेफिनेशन, आप इनपुट आउटपुट की बात करोगे, वाउचर से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ट्रायल बैलेंस, और सब बनने के बाद प्रेजेंटेशन एकदम बराबर है एज पर शेड्यूल 3 AS3, चकाचक सब दिख रहा है, आखिरी में ट्रू एंड फेयर व्यू है। देखिए वर्ड टू वर्ड याद रखने को मत जाइए, मुद्दों पे ध्यान दीजिए। अगर आपने मुद्दों पे ध्यान दिया और उसको आपने अपने ओन वर्ड्स में समझा दिया तो आप फोड़ देंगे, और आप एग्जांपल की बात करेंगे। कम ऑन गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, जिसका बहुत बार रिपीटेशन था, दोस्तों आ जाइए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चंस तड़प रहे, काफी लंबे समय से नहीं आए। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव में आ जाए, या फिर हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आ जाए, एमसीक्यू के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है। आइए, आपकी जो लिंक है, आप अगर आपकी ओपन नहीं हो रही होगी, अगर लिंक ओपन नहीं हो रही होगी दोस्तों, ठीक है, कौन सी, जो भी लिंक ओपन नहीं हो रही होगी, मैं लेक्चर के बाद में ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। आइए दोस्तों, डीपीक्यू मैं अभी प्रोवाइड करूंगा, रोज का डीपीक्यू अब प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि क्यूएनए में अभी करवा रहा हूं। जो अगर क्यूएनए में अभी करवा रहा हूं तो डीपीक्यू भी दोस्तों मैं अभी प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। आइए, एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। फिर अल्टीमेटली पूछा है एडवाइस रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग अकाउंट्स ऑडिटेड, इंपॉर्टेंस, कभी ऐसा पूछेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट, तो भी ध्यान रखना है आपको एडवांटेज के बारे में ही लिखना है। फिर कभी आपको बोलेंगे एडवांटेज ऑफ ऑडिट, तो एडवांटेज के बारे में लिखना है। कभी बोलेंगे यूटिलिटी ऑफ ऑडिट, तो भी एडवांटेज के बारे में लिखना। देखो दोस्तों, सीधा एडवांटेज पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट पूछ लेंगे, यूटिलिटी ऑफ ऑडिट पूछ लेंगे। इन सब के अंदर आपको ऑडिट के एडवांटेज ही बताने हैं। इन सब के ऊपर दोस्तों आपको ऑडिट के एडवांटेज ही बताने हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करूंगा दोस्तों, आ जाइए, करवा देंगे आपको एडवांटेज, हम लोग करवा देंगे। एडवांटेज हमने बहुत ही प्यारी तरीके से फ्लोचार्ट के ऊपर, बहुत ही प्यारी तरीके से फ्लोचार्ट इसका बनाया है। आइए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, हम जब रेगुलरली क्लाइंट प्लेस को विजिट करते हैं तो कुछ एडवांटेजेस निकल के आते हैं, ठीक है। रेगुलरली हम लोग विजिट करते हैं तो कुछ एडवांटेज निकल के आते हैं। क्या एडवांटेज निकल के आते हैं, ठीक है। नंबर 1, एक फियर होता है, एक मॉरल चेक क्रिएट होता है एम्प्लॉयज के मन में कि हमने डिफॉल्केशन, चोरी, गलत काम नहीं करने चाहिए। रेगुलरली हम लोग विजिट करते हैं दोस्तों, रेगुलरली विजिट करते हैं तो एक मॉरल चेक क्रिएट होता है एम्प्लॉयज के मन में। दूसरा, हम रेगुलरली विजिट करते हैं, हम देखते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बराबर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इंटरनल कंट्रोल्स अपने आप इंप्रूव हो जाते हैं। हम ये भी चेक कर लेते हैं ऑटोमेटिकली कि भाई कोई बहुत ग्रॉस वेस्टेज या लॉस तो नहीं हो रहा है। जब ऑडिटर रेगुलरली विजिट करता है क्लाइंट प्लेस तो ऑटोमेटिकली एक मॉरल चेक, एक फियर क्रिएट होता है एम्प्लॉयज के मन में कि मुझे गलत काम, चोरी नहीं करनी है।
ऑटोमेटिकली इंटरनल कंट्रोल्स इवैल्यूएट होते, इंप्रूव होते जाते हैं, वेस्टेज और लॉसेस कम होते जाते हैं विजिट करने से। 3 पॉइंट हम लोगों ने जोड़ दिए दोस्तों। फिर जब ऑडिट फिनिश करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में फाइनेंस किया है, पैसा लगाया है, एक्टिवली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते, वो लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे पैसों का मिसयूज नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग मैनेजमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, सिर्फ पैसा लगाते, हमारे डॉर्मेंट पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, दे हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पैसा लगाते हैं। नाउ इट रिड्यूसेस देयर वरी दैट मनी इज नॉट मिसयूटिलाइज्ड। जैसे ही ऑडिट खत्म करते ये एडवांटेज है, बहुत सारे एडवांटेज दोस्तों ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में आने की वजह से, ठीक है। अब देखो उसको भी एक सीक्वेंस में रखा है, कुछ गवर्नमेंट से जुड़े हुए एडवांटेज है, कुछ बैंक, सबसे बड़ा गवर्नमेंट, उससे जुड़े हुए एडवांटेज, उसकी छोटा बैंक, उससे छोटा इंश्योरेंस कंपनी, उससे छोटी पार्टनर्स, उससे छोटे ओनर्स, उससे छोटे एम्प्लॉइज। आइए दोस्तों, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो तो असिस्टेंस, लाइसेंस, सब्सिडी मिलने में आसानी होती है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने में आसानी होती है। बैंक के केस में अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो तो लोन निगोशिएशन में आसानी होती है। इंश्योरेंस केस में अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो तो क्लेम सेटल करने में आसानी होती है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में आसानी होती है। पार्टनर्स के केस में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आसानी से हो जाता है। ओनर केस में बिजनेस को अगर बेचना चाहते तो किसने में बेचे वो आसानी से पता चल जाता है। एम्प्लॉय केस में कोई ट्रेड डिस्प्यूट है बोनस को लेकर, कमीशन को लेकर, वो भी रिजॉल्व हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं आपके एडवांटेज ऑफ ऑडिट की, रेगुलर विजिट करते हैं उससे 3 एडवांटेज है। ऑडिट हम खत्म करते हैं तो जितने भी हमारे फाइनेंसर्स हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं, और फिर ऑडिट होने के बाद में जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलते हैं तो गवर्नमेंट रिलेटेड फायदा है, बैंक रिलेटेड फायदा है, इंश्योरेंस रिलेटेड फायदा है, पार्टनर रिलेटेड फायदा है, ओनर और एम्प्लॉय। इस तरीके से याद रखोगे तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपके याद रहेंगे दोस्तों, और बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा करेंगे। कम ऑन गाइस, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, बहुत ही सिंपल। मैं आपको ये भी बता रहा हूं ड्राफ्ट कैसे करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूं कौन से वर्ड्स देखकर हम चीजों पे पहुंचते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद में ये भी बता रहा हूं कि हेडिंग्स क्या डालना है और कैसे आपने आपके आंसर को ड्राफ्ट करना चाहिए। आइए दोस्तों, एडवांटेज वाली बात भी हो गई, अब आगे चलते हैं दोस्तों। चैप्टर 1 का पार्ट 1 हमारा खत्म हो चुका है। चैप्टर 1 का पार्ट 1 जो है हमारा वो खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि लिंक ओपन नहीं हो रही है सर, ठीक है, लिंक ओपन नहीं हो रही है। ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर और भी कोई, इसके अलावा ड्राइव की लिंक अगर ओपन नहीं हो रही तो चिंता मत करो दोस्तों, क्लास होने के बाद में मैं उसको भी रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है, उसको भी मैं रिजॉल्व कर दूंगा। अभी क्लास के ऊपर ध्यान दीजिए, आप स्क्रीन पे भी देखते जाएंगे तो अपने आप चीजें कवर हो जाएगी दोस्तों। आइए, अब आपका क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन नवंबर 20 एग्जाम में आया, May 18 मॉक में आया, May 19 मॉक में आया, May 19 आरटीपी में आया। पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, हो सकता है इसको टारगेट किया जाए। बहुत सिंपल, IAASB, ठीक है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या काम वो लोग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान बांटिए। इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से है, जितने भी क्वेश्चन है सब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से है, जितने भी आंसर है परम क्वेश्चन बैंक में, ये सब कुछ स्टडी मटेरियल से है। हम हमारे मन से कुछ नहीं डालते, हाँ कभी कभी हम थोड़ी समरी डाल सकते हैं हमारे मन से, वो भी ब्लू कलर में, हेडिंग्स और समरी हम लोग ब्लू कलर में डालते हैं, बाकी सब इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वही है दोस्तों। आइए, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स की तो बहुत सिंपल सी बात दोस्तों, आइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ IAASB, देखिए दोस्तों मैं जो ब्रॉड हेडिंग बता रहा हूं वो ब्रॉड हेडिंग लिखकर आप अपने मन से लिखिए, ब्रॉड हेडिंग लिखकर अपने मन से लिखिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकते हैं, ये एमसीक्यू में भी टारगेट हो सकता है। सबसे पहले इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट है, हम लोग उनके फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट के। उनका ये फोकस है कि पूरी दुनिया में जितनी अकाउंटिंग बॉडीज है वहां पे हार्मोनाइजेशन हो, सब लोग एक जैसा, एक ही तरीके का, सब लोग एक जैसा एक ही तरीके का अकाउंटिंग करें और एक जैसा एक ही तरीके का ऑडिटिंग करें। इसीलिए वो लोग पूरे दुनिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है
उसको वो लोग ला रहे हैं आईएफआरएस के ऊपर, उसको बेस कर रहे हैं आईएफआरएस के ऊपर ला रहे हैं। इंडिया ने भी इंड एस बनाया जो कि एज पर आईएफआरएस है, ठीक है, एज पर आईएफआरएस वो बना हुआ है, और पूरे पूरे दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसको वो ला रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे। तो आप पहले आईफैक के बारे में बताइए, फिर आप बताइए आईएएएसबी, आईफैक ने आईएएएसबी इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड बोर्ड बनाया, ठीक है, और बोर्ड बनाया, इसका मेन काम एक ही है, इसका मेन काम यही है पब्लिक इंटरेस्ट में हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाना। पब्लिक इंटरेस्ट में दोस्तों हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाना, ये काम है आईएएएसबी का। बस ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये लोग ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाते हैं। ये लोग रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट बनाते हैं। ये लोग ऑडिट और रिव्यू के अलावा जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है उसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट बनाते हैं दोस्तों। ये लोग रिलेटेड सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज बनाते हैं दोस्तों। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये लोग एसक्यूसी बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बहुत सिंपल बस इतना ही बताना है, आपको बहुत सिंपल बस इतना ही बताना है, ये लोग ऑडिट के लिए हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ये लोग रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ये लोग ऑडिट और रिव्यू के अलावा जो अश्योरेंस सर्विस होते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं। ये लोग रिलेटेड सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान। एसएस के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं, एसआरई के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं, एसएई के लिए बनाते हैं, एसआरएस के लिए बनाते हैं, एसक्यूसी के लिए बनाते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल अनाउंसमेंट्स और भी कुछ क्लैरिफिकेशंस, हेल्प ये लोग बनाते रहते हैं दोस्तों। किसके लिए काम आता है? सबके लिए। सबसे बड़ा गवर्नमेंट, बैंकिंग रेगुलेटर, सिक्योरिटी रेगुलेटर, इन्वेस्टर्स, ऑडिटर, स्टेक होल्डर, सबके लिए। देखो भी एक सीक्वेंस में इनका जो काम है सबके लिए काम का है। गवर्नमेंट के लिए, बैंकिंग रेगुलेटर के लिए, सिक्योरिटी रेगुलेटर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ऑडिटर के लिए, अदर की स्टेक होल्डर। दोस्तों तो अगर आप तीन चीजों पे ध्यान दोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। आपको सिंपल, आपको आईफैक के बारे में थोड़ी सी बातें बोल दीजिए, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में थोड़ी सी बातें बोल दीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, क्या काम है इनका? अरे भाई अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स बनाना, यही तो इनका काम है। बेनिफिशियरीज कौन है? गवर्नमेंट से लेके अदर स्टेक होल्डर तक बहुत सारे बेनिफिशियरी है, दैट्स इट। दोस्तों इस तरीके से अगर आप आंसर याद रखोगे ना तो दिमाग में फिट बैठेगा। आप वर्ड टू वर्ड अगर रखते जाओगे, वर्ड टू वर्ड रखते जाओगे तो आपके दिमाग में दोस्तों फिट बैठने वाला नहीं है दोस्तों। इट इज नॉट गोइंग टू फिट, ठीक है। तो ध्यान रखिए मुद्दे की क्या बात है वो हेडिंग डालिए और अपने मन से उसको लिखिए। आइए दोस्तों, बड़ा प्यारा सेशन चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। नाउ आइए अब मैं बात करता हूं, ये बहुत बार देखिए, जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट, स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट ऑफ आईसीआई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एमटीपी आरटीपी आया है। हो सकता है कि ये एग्जाम में उतर जाए दोस्तों। आइए स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट के ऊपर अगर मैं बात करूं, आइए दोस्तों, स्टेटमेंट्स आप लोगों को पता होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। इट कैन बी देयर इन एमसीक्यू ऑल्सो, आपको एमसीक्यू में भी ये पूछा जा सकता है दोस्तों। आइए बहुत सिंपल है, पहले आप बताएंगे, सबसे पहले आप बताएंगे स्टेटमेंट्स was the name used in the earlier period and later on the word it was statement word was replaced by standards। तो स्टेटमेंट और स्टैंडर्ड्स एक ही होते हैं। सबसे बड़ा फर्क है दोस्तों, स्टेटमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। स्टेटमेंट्स और स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी है इन नेचर। स्टेटमेंट्स और स्टैंडर्ड्स इशू होते हैं ऑन इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग के भी स्टेटमेंट्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं और ऑडिटिंग के भी स्टेटमेंट्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं, और ये मैंडेटरी होते हैं दोस्तों, ये मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है तो उसको इंश्योर करना, अगर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई भी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है तो इनको फॉलो करना मैंडेटरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त इनको फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर ये फॉलो नहीं किए जाते तो हमको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा दोस्तों
ठीक है, बहुत सिंपल सा लिखना पड़ेगा दैट स्टैंडर्ड्स दैट स्टेटमेंट स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉलोड। ठीक है, साफ साफ लिखना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि इसको फॉलो नहीं किया गया। अगर मैं बात करता हूं ऑडिट करते वक्त सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो भी ऑडिट प्रोसेस से इन्वॉल्व है उनको मैंडेटरी है कि उनको स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर फॉलो नहीं किया, जब स्टैंडर्ड चीजों को फॉलो नहीं करते उसको डेविएशन बोलते हैं, वापस मैंडेटरीली ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो नहीं किया गया। तो आप ध्यान रखिए, आप उसके बारे में बताइए, इसमें मैंडेटरी होता है, फॉलो नहीं करोगे तो रिपोर्ट में लिखना ही लिखना पड़ेगा, फॉलो नहीं करोगे तो रिपोर्ट में लिखना ही लिखना पड़ेगा, लोगों को बताना ही बताना पड़ेगा। ठीक है, गाइडेंस नोट की बात दोस्तों, ये रिकमेंडेटरी इन नेचर है, ये रिकमेंडेटरी इन नेचर है। अगर आपके पास जस्टिफाइड रीजन है तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो, आप इनको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, आप उसको फॉलो ना करें तो भी चलता है। अकाउंटिंग करते वक्त हमेशा देखना चाहिए गाइडेंस नोट एप्लीकेबल है क्या, और कोशिश करनी चाहिए उसको फॉलो करने की। अगर फॉलो नहीं किया गया तो कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा कि रिपोर्ट में लिखे या ना लिखे। फर्क क्या पड़ा दोस्तों, जब मैं स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा था तो लिखना मैंडेटरी था, जब मैं गाइडेंस नोट की बात कर रहा हूं तो लिखे या ना लिखे, लिखे या ना लिखे, ठीक है, ये हमको सोचना पड़ेगा। उसी तरीके से ऑडिट करते वक्त गाइडेंस ऑन ऑडिटिंग अगर फॉलो नहीं किया जाता, डेविएशन, तो सोचना पड़ेगा लिखे या ना लिखे। दोस्तों लेट्स फ्रीज, आप स्टेटमेंट्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करोगे, फिर बोलोगे अकाउंटिंग में फॉलो नहीं किया, लिखना पड़ेगा, ऑडिट में फॉलो नहीं किया, लिखना पड़ेगा। गाइडेंस नोट की बात करोगे आप, फॉलो नहीं किया, सोचना पड़ेगा लिखे या ना लिखे। ठीक है, ऑडिट में गाइडेंस नोट फॉलो नहीं किया, सोचना पड़ेगा लिखे या ना लिखे। बहुत सिंपल, बहुत आसान। अगर आपके दिमाग में ऐसे रहेगा कि पहले मैं स्टेटमेंट और स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करूंगा, फिर मैं गाइडेंस नोट के बारे में बात करूंगा, तो आपके दिमाग में चीजें दोस्तों फिट बैठ जाएगी। ठीक है, ये नोट्स मैंने दिए हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो भास्कर आप फाड़ू चार्ट बुक ऑर्डर कर सकते हैं, गिव अवे में अवेलेबल है, आपको ये चार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, बहुत सिंपल से, इनको अंडर एस्टिमेट मत करिए दोस्तों, अंडर एस्टिमेट मत करिए, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत सिंपल, चैप्टर नंबर 1 हमारा बहुत सिंपल और बहुत आसान सा है। ठीक है, आइए दोस्तों, नाउ आइए May 22 आरटीपी दोस्तों, आइए May 22 आरटीपी। लेट्स सी, अभी तक के बहुत सिंपल वार्म अप क्वेश्चन है सारे के सारे दोस्तों, अभी तक के बहुत ही सिंपल वार्म अप क्वेश्चन है। अब आइए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, वेयर स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल गिविंग एग्जांपल्स। आप डिटेल में बताइए गिविंग एग्जांपल्स। दोस्तों यहां पे हमको बस ऑडिट वर्सेस रिव्यू के बारे में बताना है, हमको ऑडिट वर्सेस रिव्यू के बारे में बताना दोस्तों, और कुछ भी नहीं। वी हैव टू एक्सप्लेन ऑडिट वर्सेस रिव्यू। आइए दोस्तों, क्या समझाएंगे मैं आपको बताता हूं। आइए, यहां पे आ गया ऑडिट वर्सेस रिव्यू, आपको ऑडिट वर्सेस रिव्यू समझाएं दोस्तों। क्या समझाएंगे आप, एकदम सिंपल सी बात आप समझाएंगे। ठीक है, जब हमको ऑडिट करना पड़ता है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है बुक्स ऑफ अकाउंट से, उसको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जब आप उसको ऑडिट करना होता है, जब आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपको रिव्यू करना है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का, तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप पहले एक काम करिए, आप ऑडिट के बारे में बोल दीजिए, उसके बाद आप रिव्यू के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑडिट करना है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का, तो आपको एसएस फॉलो करने पड़ते हैं। ऑडिट करने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम अवेलेबल रहता है। ऑडिट करते हम सभी तरह के एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं, जितने हम एग्जामिनेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से लेके एक्सटर्नल कंफर्मेशन सब कुछ हम इतनी मेहनत करते हैं कि रिस्क को हम लोग बहुत एक्सेप्टेबल लो लेवल पर लेकर आते हैं, एक्सेप्टेबल लो लेवल पर लेकर आते हैं। ठीक है, हमारे हाथ से गलती होने के चांसेस को हम बहुत लो लेवल पर लेकर आते हैं। हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस से ओपिनियन देते हैं दोस्तों, रीजनेबल अश्योरेंस से ओपिनियन देते हैं। एग्जाम्पल, ऑडिट ऑफ कंपनीज, कंपनी का जो एनुअल ऑडिट होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिव्यू की, ठीक है, रिव्यू के अंदर टाइम अवेलेबल बहुत कम होता है कंपैरेटिवली, इसलिए हम सिर्फ 2 प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, सिर्फ 2 प्रोसेस, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। रिव्यू के अंदर समय बहुत कम अवेलेबल होता है, सिर्फ 2 प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। यहां पे हम रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पर लेके आते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्सेप्टेबल लेवल पे आते हैं, बहुत लो लेवल पे नहीं, एक्सेप्टेबल लेवल पे सिर्फ लेके आते हैं। क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है, मेहनत कम होती है,
प्रोसीजर कम होती है, इसलिए हम लोग लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस दोस्तों, लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं, लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं। लिस्टेड कंपनी का जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, समय की कमी की वजह से उनका ऑडिट नहीं होता दोस्तों, उसका रिव्यू होता है। तो पहले आप स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग और ऑडिट के बारे में बातें बता दीजिए, और आप रिव्यू के बारे में, आपके दिमाग में ये पॉइंट्स होने चाहिए। दोनों का टाइम अवेलेबल अलग है, उसके अंदर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे वो अलग है, रिस्क को हम अलग लेवल पे नीचे लेकर आते हैं, अलग लेवल का अश्योरेंस हम लोग देते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सिंपल, आपको ऑडिट वर्सेस रिव्यू समझाना था। ऑडिट वर्सेस रिव्यू दोस्तों, शुरुआत के क्वेश्चंस ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जब आपको स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग और स्टैंडर्ड्स और रिव्यू के बारे में पूछे, तो आपको ऑडिट वर्सेस रिव्यू करना है, ऐसा आपके दिमाग में बैठना चाहिए दोस्तों। आप देखिए, एज इट इज पूरा लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप कुछ स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के नाम आप दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के आपको नाम याद रखने दोस्तों, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, यूट्यूब पे जाइए, सी रवि टावरी क्रेजी वे टू रिमेंबर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, 15-20 मिनट का एक वीडियो है, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के जो नाम है वो आप लोगों को याद हो जाएंगे दोस्तों। यस, पूरे के पूरे जो नाम है आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आइए, वेरी इंटरेस्टिंग, अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में। An assurance engagement involve a three-party relationship. Discuss the meaning of three parties in such an engagement. Assurance engagement, ये तीन पार्टीज क्या होती है? Assurance engagement के अंदर ये तीन पार्टीज क्या होती है? जरा इसके बारे में हमको जरूर बताएं, इसके बारे में हमको जरूर बताएं। आइए दोस्तों, ये तीन पार्टीज क्या होती है अश्योरेंस एंगेजमेंट में, ये हमको बताना है। आइए, ठीक है, आइए, बहुत सिंपल, बहुत आसान दोस्तों सर ये। ठीक है, सबसे पहले अश्योरेंस एंगेजमेंट, बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूं। अश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसा असाइनमेंट है जिसमें हम कमेंट करते हैं ऑन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल शब्दों में, जिसमें हम कमेंट करते हैं ऑन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पे कमेंट करते हैं ताकि हम लोग यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, अब दोस्तों सुनिए, एक एक करके थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स आपको बताता हूं, बहुत सिंपल से। अश्योरेंस एंगेजमेंट में हम लोग एग्जामिन करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को, तो उस इंफॉर्मेशन को नाम देते हैं सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज को हम चेक करते हैं उसको नाम देते हैं सब्जेक्ट मैटर। उसको चेक करते हैं, ठीक है, किसी स्टैंडर्ड चीज से कि भाई कैसे होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसको हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया। किससे चेक करना, जैसे हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमारा क्राइटेरिया होता है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अश्योरेंस एंगेजमेंट में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, किससे चेक करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्राइटेरिया, उससे हम लोग चेक करते हैं। आइए दोस्तों, ठीक है, और फिर हम लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं हम लोग सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन पे, ताकि लोगों का भरोसा बढ़े, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े ऑन सब्जेक्ट मैटर। वंस अगेन, पहले सिंपल डेफिनेशन फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनो। अश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसा एंगेजमेंट है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिलायबिलिटी के ऊपर कमेंट करते हैं ताकि सामने वालों का कॉन्फिडेंस बढ़े। ऐसी सिंपल डेफिनेशन भी लिखी दोस्तों तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ लिख दिया जो आपको ही नहीं समझ में आ रहा, जबरदस्ती रटा हुआ है आधा अधूरा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। आइए, तीन तरह के पार्टीज होते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट में, तीन तरह के पार्टी होते हैं। जो बंदा चेक करता है चीजों को, उसको प्रैक्टिशनर बोला जाता है। जो चीजों को चेक करता है उसको प्रैक्टिशनर, द पर्सन हु परफॉर्म्स एग्जामिनेशन, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रैक्टिशनर। फिर जो बंदा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाता है, सब्जेक्ट मैटर को बनाता है दोस्तों, उसको रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोलते हैं। दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है, जो एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने उस एंटिटी को रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोलते हैं। जिसके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है दोस्तों, उसको इंटेंडेड यूजर बोला जाता है। जैसे हमारे शेयर होल्डर्स। तो बहुत सिंपल है, अश्योरेंस एंगेजमेंट में तीन तरह की पार्टीज होती है। जो ये एग्जामिनेशन करता है उसको प्रैक्टिशनर बोला जाता है, जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाता है उसको रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोला जाता है, और जिसके लिए ये सब कुछ बन रहा है, शेयर होल्डर्स के लिए सब कुछ बन रहा है, उनको इंटेंडेड यूजर बोला जाता है। तीन तरह की पार्टीज होती है। चार तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिस चीज को चेक करते, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर दोस्तों, उसको टेक्निकल बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। उसको जिस चीज से चेक करते, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से चेक करते,
उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बेसिक प्रिंसिपल्स और फॉर्मेट जहां से मिलता है, जिससे हम चीजों को चेक करते हैं, उसी को और एक टेक्निकल नाम दिया जाता है क्राइटेरिया। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को चेक करते हैं, सब्जेक्ट मैटर इज नथिंग बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर इज नथिंग बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स। फिर हम लोग उसको क्राइटेरिया से चेक करते हैं, क्राइटेरिया से उसको चेक करते दोस्तों, वी चेक इट फ्रॉम क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज नथिंग बट आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चेक करके हम क्या इकट्ठा करते हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते हैं दोस्तों, सबूतों को पढ़कर एनालाइज करके कंक्लूजन बनाते हैं, और ये हमारा ओपिनियन बनाते हैं। ओपिनियन कहाँ लिखते हैं, ओपिनियन हम लोग लिखते हैं रिपोर्ट के अंदर। तो 3 तरह की पार्टीज इन्वॉल्व है और 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स। लेट्स फ्रीज गाइस, आपके दिमाग में ऐसा बैठना चाहिए। अश्योरेंस एंगेजमेंट की अगर मैं बात करूं, सिंपल शब्दों में उसको समझाओ और आप बताओ 3 तरह की पार्टीज है, एक एक लाइन में लिखते जाओ उसका मतलब ये 3 तरह की पार्टीज कौन है। 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स है, एक एक लाइन में लिखते जाओ कि 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स क्या है। आपका बेहतरीन, बहुत ही प्यारा, आपका बेहतरीन बहुत ही प्यारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए, 3 तरह की पार्टीज इन्वॉल्व होती है। आप पहले अश्योरेंस एंगेजमेंट का हेडिंग देकर अश्योरेंस एंगेजमेंट को सिंपल शब्दों में बताओ। 3 तरह की पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक एक लाइन में उनके बारे में आप बताओ। टाइम बचेगा तो 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, आइए दोस्तों, टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोन। अश्योरेंस के अंदर सिर्फ ऑडिट नहीं होता, और भी चीजें आती है। अश्योरेंस के अंदर सिर्फ ऑडिट नहीं होता, और भी चीजें आती है, जरा बताइए। तो आप बताएंगे यस, अश्योरेंस एंगेजमेंट में हम इंफॉर्मेशन के रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, रिलायबिलिटी के बारे में हम कमेंट करते हैं और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, भरोसा बढ़ाते हैं। बिंदास भरोसा करिए इस इंफॉर्मेशन पे, चिंता मत करिए, हमने इसका ऑडिट किया है, हमने इसका ऑडिट किया, बिल्कुल चिंता मत करिए। क्या अश्योरेंस के अंदर सिर्फ ऑडिट आता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आप लोगों ने टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स पढ़ा होगा दोस्तों। बस आपको वही बताना है, आपको बताना है। बिल्कुल, अश्योरेंस के अंदर सबसे पहले ऑडिट, सबसे पहले ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आता है। सबसे पहले दोस्तों ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आता है, जिसको हम परफॉर्म करते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यहां पे हम लोग रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस से अपना ओपिनियन देते हैं, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है। फिर आप बोलेंगे इसके अंदर रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी आता है। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी आता है। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में हम लोग लिमिटेड अश्योरेंस से मीडियम लेवल ऑफ अश्योरेंस से ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, आपको बताना है कि अश्योरेंस के अंदर एसए वाला ऑडिट भी आता है, अश्योरेंस के अंदर एसआरई वाला रिव्यू एंगेजमेंट भी आता है, जिसमें हम लिमिटेड अश्योरेंस से बात करते हैं, लिमिटेड अश्योरेंस से हम लोग ओपिनियन देते हैं। फिर आपको बताना है दोस्तों, इसमें एसएई, ऑनेस्टली स्पीकिंग एसएई आपके कोर्स में नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग एसएई आपके कोर्स में नहीं है, फाइनल लेवल पे है। लेकिन आपको बताना है इसके अंदर ऐसे असाइनमेंट्स भी आते हैं, इसके अंदर ऐसे ऑडिट्स और रिव्यू, इसके अंदर ऐसे ऑडिट्स और रिव्यू आते हैं ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज अदर देन हिस्टोरिकल। यस, ऑडिट और रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन अदर देन हिस्टोरिकल मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो बुक्स ऑफ अकाउंट से डेटा निकलता है उसको हम लोग, बुक्स ऑफ अकाउंट से जो फाइनेंशियल डेटा निकलता है उसको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन बैंक्स में लोन्स के लिए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्टेड पीएनएल और बैलेंस शीट बनती है दोस्तों। तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पर ऑडिट्स और रिव्यू होते हैं ऑफ इंफॉर्मेशन अदर देन हिस्टोरिकल। फॉर एग्जांपल, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट होता है। ठीक है, फिर आपको और एक एग्जांपल ऐसे ही के अंदर, अब ये आपको थोड़ा समझ में आने में थोड़ा चैलेंज होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं। ठीक है, कभी कभी फाइनल लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे, कभी कभी हमको एग्जामिनेशन करना पड़ता है, ऑडिट या रिव्यू करना पड़ता है, इंटरनल ऑडिट और रिव्यू करना पड़ता है, बताना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स, कुछ स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल्स कैसे काम कर रहे हैं। अब जब मुझे कंट्रोल्स की चेकिंग करनी है, मतलब एक प्रकार से फ्लोचार्ट की चेकिंग करनी है, कुछ ऐसे असाइनमेंट्स होते हैं दोस्तों जहां पे सिर्फ हमको कंट्रोल्स चेक करने पड़ते हैं। इंटरनल ऑडिट की बात नहीं कर रहा दोस्तों, वो अलग है।
कुछ ऐसे असाइनमेंट होते हैं हमको सिर्फ कंट्रोल्स चेक करने पड़ते हैं, लिमिटेड कंट्रोल्स चेक करने पड़ते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और वो कंट्रोल्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं बस उसके बारे में बात करना पड़ता है, बस उसके बारे में बात करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, सिर्फ उसके बारे में बात करना पड़ता है। वो भी आपके स्टैंडर्ड्स और अश्योरेंस एंगेजमेंट में आते हैं। आइए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या अश्योरेंस के अंदर सिर्फ ऑडिट आता है? बोले नहीं, अश्योरेंस के अंदर स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के हिसाब से होने वाला ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आता है, जिसमें रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं। अश्योरेंस के अंदर एसआरई के हिसाब से होने वाला, ठीक है, रिव्यू एंगेजमेंट आता है, जिसमें मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं। उसके अश्योरेंस के अंदर एसएई के अंदर आता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी आता है। और एक असाइनमेंट होता है एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी स्पेसिफिक कंट्रोल्स को चेक करके उसके ऊपर भी हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, वो भी स्टैंडर्ड्स एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट में आता है। दोस्तों इसके अंदर डिटेल में मत जाइए, ये सीए फाइनल में आपको आएगा, इन्होंने भर दिया है, ये बस इन्होंने भर दिया है, आपको बस पता होना चाहिए। अश्योरेंस के अंदर ऑडिट्स भी आते हैं, ठीक है, ऐसे वाले असाइनमेंट भी आते हैं, रिव्यू वाले असाइनमेंट भी आते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट वाले जो असाइनमेंट्स होते हैं वो भी आते हैं। 3 एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर आपके 3 तरह के असाइनमेंट्स आते हैं। और रिलेटेड सर्विसेज में दोस्तों एश्योरेंस नहीं देते, रिलेटेड सर्विसेज में एश्योरेंस नहीं देते, ठीक है। आइए, अब आइए, यहां पर बड़ी प्यारी तरीके से पूछा हुआ है, यहां पे अब जो बच्चा इंटरप्रेट कर लेगा सही तरीके से, दोस्तों जो बच्चा इंटरप्रेट कर लेगा सही तरीके से वो जंग जीत जाएगा। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एक कंपनी है, उनके पास में डिटेल, ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ एक्सोटिक टूर्स ट्रैवल्स लिमिटेड रिक्वेस्ट ऑडिटर टू प्रोवाइड एन एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल ऑन फर्स्ट क्वार्टर। बोले पहले क्वार्टर की चेकिंग कर लो, लेकिन डिटेल चेकिंग मत करो। पहले क्वार्टर की चेकिंग कर लो बट डिटेल चेकिंग मत करो। बोले तो क्या सीए फर्म ऐसी शॉर्ट चेकिंग करके रिपोर्ट दे सकती है क्या? उसका नेचर क्या होगा? व्हाट विल बी नेचर ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है, क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना होगा? तो आप बताएंगे। जब हमारे पास बहुत टाइम होता है एग्जामिनेशन का, तब हम लोग ऑडिट परफॉर्म करते हैं और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट परफॉर्म करते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और रीजनेबल एश्योरेंस से हम लोग ओपिनियन देते हैं। जब हमारे पास में समय कम होता है, शॉर्ट में चेकिंग करनी होती है, तो हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, दोस्तों स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। सिर्फ 2 चीजें करते हैं, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर, दैट्स इट। इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं, और हम लोग मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं। आपको ऑडिट में क्या करते हैं, रिव्यू में क्या करते हैं, वो आपको बताना ही हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। यहां पे जो आप रिपोर्ट दोगे, ये जो असाइनमेंट होगा वो रिव्यू असाइनमेंट होगा, जो रिपोर्ट होगी वो आपकी रिव्यू रिपोर्ट होगी। जैसे ऑडिट में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटेड एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ता है रीजनेबल एश्योरेंस से ओपिनियन देने के लिए, वैसे ही रिव्यू में भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है, ताकि हम लोग मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस से अपनी रिपोर्ट को दे सके, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस से अपनी रिपोर्ट को दे सके। तो दोस्तों आपको यहाँ पे वापस ऑडिट वर्सेस रिव्यू, वापस आपको ऑडिट वर्सेस रिव्यू बताना है, और आपको बताना है अगर टाइम कम है, बस 2 ही ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करनी है, मॉडरेट एश्योरेंस से बात करनी है, तो आपको रिव्यू असाइनमेंट ही करना पड़ेगा। यहां पर भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ता है, ठीक है। आई होप बच्चों आपके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है। ये सब नए स्टडी मटेरियल क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे के सारे आपके नए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन दोस्तों, दे ऑल बिलोंग टू न्यू स्टडी मटेरियल, ठीक है गाइज। ये एक एक क्वेश्चन हीरा है, ये एक एक क्वेश्चन हीरा है, इसको एंजॉय करो, अपने दिमाग में फिट करो दोस्तों। और मैं वापस बता रहा हूं, वर्ड टू वर्ड लिखने के लिए मत जाओ, बस मैं ये 4 मुद्दों पे फोकस करूंगा, ये 5 मुद्दों पे फोकस करूंगा, बस यही आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। आइए दोस्तों, डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बहुत प्यारा सा केस है, बहुत ही प्यारा सा केस है। क्या केस है मैं आपको बता रहा हूं। बंदा ऑडिट करने गया, उसको पता है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे के अंदर लिखा हुआ है, जहां पर भी आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगा सको जरूर लगाओ। उसने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाया, लेकिन किसी का रिप्लाई ही नहीं आया, ठीक है। उसकी ऑडिट प्रोसीजर उसने लगाई, लेकिन कहीं पे उसको रिप्लाई ही नहीं आया, ठीक है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की वजह से उसको रिप्लाई ही नहीं आया, और वो बोल रहे कि ये प्रोसीजर तो मैंडेटरी थी, इसको तो लगाना ही लगाना था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाने के बारे में मैंडेटरी बोला था, ठीक है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज गई, इससे कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो उसने फिर क्या किया, उसने ये डेटर्स को चेक करने के और तरीके, उसने बोला अगर डेटर असली चेक करना है
मैं सेल्स इनवॉइस से चेक करूंगा, मैं सेल्स इनवॉइस से चेक करूंगा सही में सेल हुआ कि नहीं, मैं ईवे बिल देखूंगा सही में गुड्स गए कि नहीं, मैं बैंक स्टेटमेंट देखूंगा सही में पैसे मिले कि नहीं, मैं ऑल्टरनेटिव एविडेंस लेने की कोशिश करता हूँ, मैं जो लेजर है डेटर्स के लेजर में मेजर एंट्री होती है सेल्स की, सेल चेक कर लूंगा, मेजर एंट्री होती है आपकी रिकवरी की, वो मैं चेक कर लूंगा। ये करके मैं मेजर चीजों को चेक कर लूंगा, बैलेंसिंग बराबर है कि नहीं, बैलेंसिंग बराबर है कि नहीं दोस्तों, ये बैलेंसिंग भी मैं चेक कर लूंगा दोस्तों। ठीक है, आइए ये बैलेंसिंग मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, नाउ पॉइंट ये है दोस्तों कि इन्होंने एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ना किए करके दूसरी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर दी। क्या जिम्मेदारी है क्या कहीं पे रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या जिम्मेदारी है क्या कहीं पे रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या? तो बहुत सिंपल है, पहले आप बताओगे। सबसे पहले सभी चार्ट अकाउंटेंट्स को मैंडेटरी है कि जब वो अपना ऑडिट परफॉर्म करे तो सबको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना मैंडेटरी है, अदरंस करना ही पड़ेगा। कभी भी किसी भी कारणवश अगर ऐसा लगे कि कुछ एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, ये सही हेडिंग होगी दोस्तों। नॉट एप्लीकेबल हेडिंग बेस्ट मैंने चेंज की है, पॉइंट तो बिल्कुल वही है। कभी कभी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे ऐसे 510 वो सिर्फ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में लगता है। अगर कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ही नहीं है, 510 एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है, 705 भाई मॉडिफाई नहीं कर रहा मैं मेरा ओपिनियन, तो 705 एप्लीकेबल ही नहीं है। आप साफ साफ लिख दोगे कि ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल ही नहीं है, ऑडिट करते हो इस बार एप्लीकेबल ही नहीं है, डॉक्यूमेंट करके रख दीजिए। इन केस वेयर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स लगाने जा रहे हो, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगा ही नहीं पा रहे हो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स अगर कुछ दिए लगा ही नहीं पा रहे हो, पहले तो अपने डॉक्यूमेंट में लिख कर रखिए। रुक जाइए दोस्तों, ये पहले वाला हेडिंग ही रखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप डॉक्यूमेंट करके रखिए। ठीक है, आई एम वेरी फिनिकी अबाउट द हेडिंग्स, जब तक प्यारी हेडिंग ना मिल जाए। अगर आप कोई स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अपने फाइल में लिखिए कि आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या लिखा, और आपको रिपोर्ट में भी लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम परफॉर्म नहीं कर पाए, ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। लेट्स फ्रीज गाइस, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट करते वक्त अपना ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करना है, उसको फॉलो करना मैंडेटरी है, पॉइंट नंबर 1। अगर नहीं कर पा रहे तो आपने कौन सी ऑल्टरनेटिव प्रोसेस परफॉर्म की, ये फाइल में डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और उसकी समरी, उसकी रिपोर्टिंग आपको ऑडिट रिपोर्ट में भी डालनी पड़ेगी। तो कभी अगर आप फॉलो नहीं कर पाए तो डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा। तो मिस्टर सीए बाबू को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, क्या ऑल्टरनेटिव प्रोसेस आपने परफॉर्म की, उसके रिजल्ट्स क्या निकल कर आए, क्यों आपने ऑल्टरनेटिव प्रोसेस परफॉर्म किया, उसका रीजन बताना पड़ेगा, और आपको आपके ऑडिट रिपोर्ट में भी बताना पड़ेगा। डेविएशन है, ठीक है, वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। बहुत सिंपल 3 पॉइंट्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों एक और पार्ट खत्म हो गया, अभी बड़ा प्यारा सा हमारा एसेट 200 चल रहा है, दोस्तों सिर्फ की पॉइंट दिमाग में बिठाते जाइए, प्लीज रटने की कोशिश मत करिए, पूरा का पूरा रटने की कोशिश मत करिए, बड़ी परेशानी होगी। की पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में बैठ गए दोस्तों, तो बात सेट हो जाएगी, एकदम सिंपल हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी बातें। आइए दोस्तों, ठीक है, अब एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, और जो इन्वेस्टर है, ठीक है, मिस्टर लालजी भाई, ठीक है, Lalji Bhai has purchased shares of the company listed on NSE. The audited financial statement of the company provided picture of healthy financial performance, having robust turnover, low debt, and good profits. On above basis, he absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Do audited results and audit report of company provide such assurance to investors like Lalji Bhai? Is Lalji Bhai thinking correct? ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग एकदम सिंपल चीज बोल रहे हैं, लालजी भाई बोल रहे हैं कि भाई ऑडिट रिपोर्ट हमको बताता है कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट हमको बताता है कि पैसा इन्वेस्ट करे कि नहीं,
ऑडिट रिपोर्ट हमको बताता है भाई पैसा इन्वेस्ट करेगी नहीं, क्या ऑडिट रिपोर्ट हमको ये बताता है पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हमको ये बताता है कि हमारा पैसा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या ये हमको बताता है? गाइस बहुत सिंपल है, आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझाना है। आइए आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझाना है। आइए आपको क्या बताना है, हमारा ओवरऑल आपको बताना है, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ये बताना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है पॉइंट नंबर 1 ये बताना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो एक कदम आगे जाके बताना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इसके लिए हमको सभी मटेरियल आइटम्स को चेक करना पड़ेगा ओपिनियन देने के लिए, इसलिए हमको सभी मटेरियल आइटम्स को चेक करना पड़ेगा। आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? मिसस्टेटमेंट दोनों हो सकते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। मतलब फ्रॉड भी हो सकता है, मतलब मिसस्टेटमेंट में फ्रॉड भी हो सकता है और मिसस्टेटमेंट में एरर भी हो सकता है। दोस्तों फ्रॉड भी हो सकता है और एरर भी हो सकता है। ओपिनियन बनाने के बाद हम रिपोर्ट ड्राफ्ट करके रिपोर्ट में इसको लिखकर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत सिंपल 4 बातें समझनी। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा काम है ओपिनियन देना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये ओपिनियन देना है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क तो एक कदम आगे के और बताना वेदर यू ट्रू एंड फेयर। इसके लिए वी हैव टू चेक ऑल द मटेरियल आइटम्स आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट आपका हम दोनों मिसस्टेटमेंट इंटेंशनल अनइंटेंशनल हम दोनों पे ध्यान देते हैं। मिसस्टेटमेंट हमारे लिए इंटेंशनल भी हो सकता है अनइंटेंशनल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों पे हमारा ध्यान जाता है। और फिर अल्टीमेटली ओपिनियन बनने के बाद उसको रिपोर्ट में ड्राफ्ट करके हम लोग देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है टू कमेंट ऑन एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस, कितने एफिशिएंटली काम हो रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस नहीं, प्रोप्राइटी प्रूडेंस ऑफ द बिजनेस, फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, सेफ्टी ऑफ द मनी, ये सब कमेंट करना हमारा काम नहीं है। बस ये जो 20-25 कागज के टुकड़े हैं, ये 20-25 कागज के टुकड़े हैं, ये भरोसेमंद है कि नहीं, बस ये बताना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, बस ये बताना हमारा दोस्तों अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। इस बात का आप ख्याल रखिए, बस इतना ही बताना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो लालजी भाई जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। वी डोंट गो विद दैट। आप बाकायदा देखो इसका आंसर आप कैसे ड्राफ्ट करोगे, ठीक है, आंसर कैसे ड्राफ्ट करोगे, ऐसे 200 का रेफरेंस देना पड़ेगा, पूरा नाम लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे, ये हमको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझाते हैं। फिर आप अगला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हेडिंग देंगे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हेडिंग देंगे और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आप समझाएंगे, ठीक है। फिर आप बताएंगे डज नॉट कवर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डज नॉट कवर, इसमें एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, धंधा कैसा चल रहा है, फ्यूचर कैसा है, इन्वेस्टमेंट करना कि नहीं, ये सारी चीजें नहीं आती है। फिर आप केस डिस्कशन करेंगे, आप केस को डिस्कस करेंगे और फिर आप कंक्लूजन देंगे। जो थोड़ा भी केस स्टडी बेस्ड आता है हमेशा पहले रेफरेंस दीजिए, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करिए, केस डिस्कशन और कंक्लूजन्स, ऐसे मोटा मोटी 4 पार्ट में आपको आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा। दोस्तों नए स्टडी मॉडल का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए दोस्तों बहुत सिंपल, नवंबर 23 आरटीपी तड़पे जा रहा है, रिपीट हो रहा है। May 22 एग्जाम में आया था एक बार, May 23 आरटीपी, नवंबर 23 आरटीपी। आइए तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताइए, अभी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ऑब्जेक्टिव एज पर एसे 200 अभी डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्टिव अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन यहां पे देखिए दोस्तों, CAN इज ऑडिटर ऑफ, अलग अलग तरीके से कैसे पूछा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। द ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन फाइनेंस विदाउट असर्टिंग एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसने अपना ओपिनियन बना लिया, चेक ही नहीं किया वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, उसने चेक ही नहीं किया। इन योर ओपिनियन वेदर इज कंप्लाइड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, उसने चेक ही नहीं किया वेदर ऑल मटेरियल आइटम्स आर फ्री फ्रॉम। तो फिर वापस आपको ऐसे स्टूडेंट का रेफरेंस देना है, आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझाना है, ठीक है, कि समझाना है क्या आता है क्या नहीं आता समझाना है, कि इसको डिस्कस करके हमको बताना है। बिल्कुल गलत,
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देने के लिए हमको सभी मटेरियल आइटम्स को चेक करना पड़ता है, आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उस चेक करना पड़ता है आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो जो CAN ने किया वो बिल्कुल गलत किया, जो CAN ने किया दोस्तों वो बिल्कुल गलत किया, ये ऐसा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको बताना दोस्तों। इनहेरेंट लिमिटेशन दोस्तों इतना फेमस है, क्या बताऊं कितना फेमस है, तड़पे जा रहा है ये, तड़पे ही तड़पे जा रहा है। नवंबर 23 आरटीपी, नवंबर 23 मॉक, नवंबर 22 आरटीपी, नवंबर 21 आरटीपी। ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना दोस्तों, ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसके क्वेश्चंस बहुत ही तड़पते जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस तड़पते जा रहे, तड़पते जा रहे, तड़पते जा रहे, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट। चलिए, प्रोसेस ऑफ ऑडिट में कुछ लिमिटेशन है, प्रोसेस ऑफ ऑडिट में कुछ लिमिटेशन है, उसके बारे में बताइए। इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में बताइए, सर्टेन लिमिटेशन से ये बताइए, ठीक है। किसी ने एब्सोल्यूट एश्योरेंस मांगा, देखो पूछने का तरीका, किसी ने एब्सोल्यूट एश्योरेंस मांग लिया है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते ये बताइए। तो आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस की याद आनी चाहिए कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम नहीं दे सकते, एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। इसको पूछने का और एक तरीका देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। इसको पूछने का और एक तरीका, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। सबसे खतरनाक तरीका, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज फुल ऑफ रिस्क, नरेट द फैक्टर्स। ऑडिट में रिस्क होती है, मतलब ये हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते जरा बताइए इसके बारे में, क्यों नहीं दे पाते जरा बताइए इसके बारे में। आइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा आपको आपके जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है उसके बारे में आपको बात करनी है। इनहेरेंट लिमिटेशंस जो है उसके बारे में आपको बात करनी है। आइए आइए आइए, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस बहुत सिंपल से इनहेरेंट। आप बोलेंगे बिल्कुल ऑडिट इज नॉट फुल प्रूफ, एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑडिट प्रोसेस के अपने चैलेंजेस है, अपने प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम है हम लोग परसुएसिव एविडेंस लेते हैं, परसुएसिव एविडेंस हम लोग लेते हैं। परसुएसिव एविडेंस मतलब क्या दोस्तों, ठीक है, परसुएसिव एविडेंस मतलब कच्चा पक्का एविडेंस। परसुएसिव एविडेंस हम लोग परसुएसिव एविडेंस मतलब, हाँ, परसुएसिव एविडेंस मतलब कन्विंसिंग एविडेंस, बट इट इज नॉट फुल प्रूफ। कन्विंसिंग एविडेंस है, हाई क्वालिटी एविडेंस है, लेकिन ये फुल प्रूफ एविडेंस नहीं होता, ठीक है, फुल प्रूफ एविडेंस नहीं हो सकता, ये गलत भी हो सकता है कभी कभार। एज अगेंस्ट कॉन्क्लूसिव, कॉन्क्लूसिव मतलब ये कभी गलत ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने परचेस इनवॉइस है, हमने 20 लाख का माल खरीदा है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट भी तो झूठा हो सकता है, माना एविडेंस अच्छा है, ओरिजिनल इनवॉइस है, सिग्नेचर है, स्टैंप है, सब कुछ डिटेल सही दिख रही है आपको, कन्विंसिंग एविडेंस है, हाई क्वालिटी एविडेंस है, परसुएसिव एविडेंस है, लेकिन झूठा भी तो हो सकता है। लेकिन अगर आपके नजरों के सामने 20 लाख का माल उतरा तो कॉन्क्लूसिव एविडेंस है, सही में परचेस हुआ ही हुआ है। ऑडिट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेजॉरिटी ऑफ द एविडेंस इज परसुएसिव एविडेंस, ठीक है, रादर देन कॉन्क्लूसिव एविडेंस, क्योंकि पॉसिबल नहीं, इतना टाइम इतना रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होता। अब यहां पे आप बताते हो, अब यहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन में आप बताते हो 3 तरह के इनहेरेंट लिमिटेशन है, 3 तरह के दोस्तों, 3 तरह के इनहेरेंट लिमिटेशन है। एक आपका देखिए, आपका अगर रैपिड रिवीजन में, अगर आपका रैपिड रिवीजन में कवर हो गया, वापस इसको फटाफट फटाफट सुन लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका रैपिड रिवीजन में, अगर आपका रैपिड रिवीजन में दोस्तों, ठीक है, ये कवर नहीं भी हुआ है तो अभी यहां पे कवर हो जाएगा। 2 बार रिवाइज हो गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आ जाइए दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर में बहुत मजा आ रहा है, इसको सबके साथ में शेयर करिए, आपके जूनियर्स, आपके कलीग, सबके 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 साथ। 2 चीजें बता रहा हूं सिर्फ, सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए भरपूर इसको, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, ठीक है, लेक्चर होने के बाद में आपके जो प्यारे कमेंट्स है वो प्यारे कमेंट्स जरूर जरूर डालिए। ये वीडियोस में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कैसे करने का। चैप्टर नंबर 1 बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है दोस्तों। आइए आइए, तो आप यहाँ पे 3 बातें समझाओगे। भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है, ठीक है।
आपको एप्लीकेबल फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना, इट्स फुल ऑफ जजमेंट्स, ठीक है, फुल ऑफ जजमेंट। आपको पूरा जजमेंट लगाकर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स आर बेस्ड ऑन जजमेंट। ऊपर से डीएसआर, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। किसी आइटम में अनसर्टेनिटी मतलब क्या हो सकता है, एक्चुअल आउटकम एस्टिमेट से अलग हो। कहीं पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, लिटिगेशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, इन्वेंट्री में अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है। एक तो सब कुछ जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, हो सकता है जैसा हम सोचे वैसा बिल्कुल भी ना हो, एक्चुअल चीज एकदम अलग हो, लेकिन हर जगह अनसर्टेनिटी अलग है। किसी आइटम में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, किसी में कम है। ऊपर से सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, जजमेंट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए गुडविल बहुत ज्यादा है, किसी के लिए गुडविल बहुत कम है, किसी के लिए आर्ट की बहुत वैल्यू है, किसी के लिए आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन है, एक ही चीज को करने के कई तरीके हैं, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के कई तरीके हैं, डेप्रिसिएशन लगाने के कई तरीके हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जय सर को बोलना पड़ता है भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर है। इट इज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज फुल ऑफ जजमेंट्स, इट इज फुल ऑफ जजमेंट्स, ठीक है। डीएसआर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, सब्जेक्टिविटी है, रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑडिट प्रोसीजर में प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन, जैसे पूछा था, अगर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन, अब कुछ प्रॉब्लम मैनेजमेंट की तरफ से है, कुछ ऑडिटर की तरफ से। मैनेजमेंट की तरफ से क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, आइए मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है, वी आर हेवीली डिपेंड ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमको पूरी इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्टली, ठीक है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो हमको मिस इंफॉर्मेशन दे सकता है, और बहुत ही सोच समझ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके सोफिस्टिकेटेड तरीके से फ्रॉड कर सकता है, जो शायद हमको पता भी ना चले। मैनेजमेंट हमको इंटेंशनली अनइंटेंशनली मिस इंफॉर्मेशन दे सकता है, सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड भी कर सकता है हमारे साथ में। ऑडिटर की तरफ से क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, ना हमको ट्रेनिंग, हमको ट्रेनिंग ही नहीं मिली, ना हमसे एक्सपेक्ट, ना हमको ट्रेनिंग दी जाती है चेक करें डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि नहीं। हम डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि पता नहीं कर सकते, हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट नहीं होते, हम फॉरेंसिक चेकिंग बहुत बार नहीं कर पाते, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी पता नहीं कर सकते, हमारे पास पावर ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने की, सर्च करने की, हर चीज को मांगना पड़ता है, दे दो दे दो दे दो, ना डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का पावर है, ठीक है, ना इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर पावर है, और ऊपर से सैंपलिंग यूज करते हैं। तो दो प्रॉब्लम मैनेजमेंट की तरफ से, तीन प्रॉब्लम ऑडिटर की तरफ से। ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम एंड कॉस्ट। यूजर्स बोलते हैं कम से कम टाइम में जल्द से जल्द रिपोर्ट दो, कम से कम खर्चे में, लेकिन अगर हम टाइम और कॉस्ट कम करेंगे तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट विल रिड्यूस। तो हमको बैलेंस करना पड़ता है, हमको यूजर्स की एक्सपेक्टेशन और क्वालिटी को बैलेंस करना पड़ता है, टाइम और कॉस्ट को बैलेंस करना पड़ता है। अगर कोई प्रोसीजर को लगाना बहुत मुश्किल है, डीटीसी, डिफिकल्ट टाइम कॉस्ट, तो आराम से बैठ के सोच लो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से परसुएसिव एविडेंस अवेलेबल है क्या, यस, तो इसको अवॉइड कर दो भाई। दूसरी प्रोसीजर से एविडेंस मिल रहा है ना, इसको अवॉइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हम नहीं जा पा रहे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन ड्रोन जा पा रहे, ड्रोन से हम लोग कर सकते हैं, लगा दो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे, तो फिर आपको वही ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। लेट्स फ्रीज गाइस, आप बात करेंगे, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते, ऑडिट में हमेशा थोड़ी रिस्क क्यों होती है, आप बताएंगे। तीन तरह के इनहेरेंट लिमिटेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम है, ऑडिट प्रोसीजर में प्रॉब्लम है, टाइम और कॉस्ट का प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट का प्रॉब्लम है। तीन बातें आपको समझाने पड़ेंगे दोस्तों, तीन बातें आपको समझानी पड़ेगी। आइए दोस्तों, कितनी बार पूछा हुआ है, कितनी बार कितनी बार कितनी बार, बहुत प्यारा चार्ट है, बहुत प्यारा सा चार्ट है, आपके दिमाग में चीजें फिट बैठ जाएगी दोस्तों। भी वापस ये May 22 मॉक में आया हुआ है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। अभी हम लोगों ने बात किया, आप बोलो यूजर्स क्या चाहते हैं, ठीक है, कम से कम में हो, क्वालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कहीं पे डीटीसी का प्रॉब्लम है, देखो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर आपको एविडेंस दे रही है क्या, दे रही है, तो मत परफॉर्म करो वो ऑडिट प्रोसीजर जिसमें डिफिकल्टी टाइम कॉस्ट लगता है। अगर ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सेम चीज दोस्तों, डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट का अगर प्रॉब्लम आया, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ऐसे 200 के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा, ऐसे 200 के हिसाब से दोस्तों जवाब देना पड़ेगा, ठीक है।
आइए दोस्तों, स्टडी मटेरियल 23 में, स्टडी मटेरियल 23 में एक पूरा केस बना है। एक केस बना है, एक बंदा कंपनी में जाता है, भरपूर ऑडिट करता है, सब कुछ होने के बाद, बड़ा प्यारा ऑडिट करने के बाद, बड़ा प्यारा ऑडिट करने के बाद में, बड़ा प्यारा ऑडिट करने के बाद, ठीक है, इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों। आइए, बड़ा प्यारा ऑडिट करने के बाद में it was discovered that purchase manager responsible for procuring dresses from one location was doing booking of fake purchase। सब कुछ होने के बाद हमको पता चला एक परचेस मैनेजर है, वो फेक छोटे छोटे अमाउंट में फेक परचेसेस बुक कर रहा था, और डीलर के साथ में उसका कोल्यूजन था, डीलर के साथ में मिला हुआ था। फेक परचेज, छोटे छोटे अमाउंट के फेक परचेज बुक करते जा रहा था, डीलर को पेमेंट करके कंपनी से पैसा निकाल रहा था, मिल बांट कर आधा आधा ये लोग खा रहे थे, कंपनी में फ्रॉड चल रहा था, फेक परचेज का फ्रॉड चल रहा था। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म ब्लेम ऑडिटर्स, ऑडिटर को ब्लेम करते, निकम्मे हो तुम, नालायक हो तुम, काय के पैसे दिए, तुम फ्रॉड नहीं पकड़ पाए, तुम फ्रॉड नहीं पकड़ पाए। कमेंट, वो लोग धुलाई करना चाहते हैं, वो लोग धुलाई करना चाहते हैं, धुलाई करना चाहते हैं, पिटाई करना चाहते हैं, धुलाई करना चाहते हैं, पिटाई करना चाहते हैं। किसकी पिटाई करना चाहते हैं? ऑडिटर की। क्या होगा? आइए दोस्तों, हमको वापस एसेट 200 का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, एसेट 200 का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। सब्सीक्वेंट डिस्कवरी, आपको सब्सीक्वेंट डिस्कवरी की, देखो दोस्तों, आपको आंसर को, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, और आपको देखना है कि आपको क्लिक हो रहा है क्या, आपको क्लिक हो रहा है क्या। क्या मैं बराबर ये पढ़ के यही क्वेश्चन आंसर लिखने वाला था? ये जो लिंकिंग है, कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना, कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना, कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है दोस्तों। आइए, आपको क्या समझाना पड़ेगा मैं आपको बता दूं, आपको बताना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑडिट होने के बाद में सब्सिक्वेंट डिस्कवरी होती है मटेरियल स्टेटमेंट की। हो सकता है कि फ्रॉड आपको पता चला हो सकता है एरर के बारे में आपको पता चला हो। आपको बताना है ऐसा होता है, आपको बिल्कुल बताना है, आपको बिल्कुल बताना है ऐसा होता है, फिर आपको बताना है। सब, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि ऑडिटर फेल हो चुका है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है ऑडिटर फेल हो चुका है, ऑडिट फेल हो चुका है, ऑडिटर को पनिश करना, बिल्कुल नहीं। हमने देखना चाहिए क्या उसने अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया क्या, सभी 5 फेजेस। इनिशियल, क्या उसने, ठीक है, जो हम 5 फेजेस जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनिशियल फेज होता है, इनिशियल सोच समझ के क्लाइंट लेना, उसके बाद में प्रॉपर प्लानिंग करना, रिस्क बेस्ड पूरी प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, सफिशिएंट एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना, ठीक है, रिपोर्ट बनाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना। 5 बातें, या फिर ऑडिट के फ्लो में आप बात करो, क्या ऑडिट के सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, सोच समझ के असाइनमेंट लेना, फिर प्लानिंग करना रिस्क असेसमेंट के हिसाब से, प्लानिंग करने के बाद में एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना, फिर ओपिनियन बना के रिपोर्ट में लिखना, डॉक्यूमेंटेशन करना। क्या 5 फेजेस में क्या इसने सिस्टमैटिकली काम किया? क्या इसने सिस्टमैटिकली काम किया 5 फेजेस में? अगर इसने सिस्टमैटिकली काम किया है 5 फेजेस में, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जो गलती हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। लेकिन ध्यान दे, कोई पुअर क्वालिटी ऑडिट करता है, सिस्टमैटिकली ऑडिट नहीं करता है, ऐसे को फॉलो नहीं करता है, उसके हाथ से गलती होती है और फिर वो बोलता है अरे मेरी गलती नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशन। ऐसा नहीं होगा। पुअर क्वालिटी वर्क को छुपाने के लिए आप इनहेरेंट लिमिटेशन का बहाना यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में आपको समझाना पड़ेगा। पहले हेडिंग सब्सिक्वेंट डिस्कवरी समझाएंगे, फिर बताएंगे कि ऑडिट का फेलियर ऐसा नहीं होता है। आप देखो ऐसे के हिसाब से पूरा काम किया क्या, फिर गलती हुई है फिर भी तो इनहेरेंट लिमिटेशन बोलना पड़ेगा। लेकिन पुअर क्वालिटी ऑडिट आपने किया है और आप ऐसे का नाम दे रहे हो, इनहेरेंट लिमिटेशन बोल रहे हो, वो नहीं एक्सेप्टेबल। केस को आप डिस्कस करेंगे और फिर आप उसके बारे में कंक्लूड करेंगे। केस को आप डिस्कस करेंगे और फिर आप उसके ऊपर कंक्लूड करेंगे, ठीक है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ लिखा है कि ऑडिटर ने बहुत कड़ी मेहनत की, पूरी डिटेल ऑडिट प्रोसेस दी हुई है। तो ऑडिटर की गलती नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से ऐसा हुआ। ऑडिटर की गलती नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से ऐसा हुआ। ऑडिटर को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, ऑडिटर को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। तो केस में बहुत तारीफ की है, ये चेक किया, ऐसे चेक किया, वो चेक किया, आप बिल्कुल भी उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यू कैन नॉट होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। वेरी इंटरेस्टिंग केस गाइस,
ये नया केस है। जहां पे सिर्फ स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है, न्यू को स्टडी मटेरियल, ये सब नए केस है। इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत 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 ज्यादा इनके आने के चांसेस। ठीक है, आइए दोस्तों, एथिकल रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में बात करें। क्या ऑडिटर को एथिकल रिक्वायरमेंट और एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है, इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है? बार बार पूछा हुआ है, बहुत सिंपल जवाब देना है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फुलफिल करना पड़ेगा, और सबको साथ में इंडिपेंडेंट भी रहना पड़ेगा। अगर आपको ऑडिट करना है तो आपको एथिकल भी रहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट भी रहना पड़ेगा। आप बताएंगे हमारे कोड ऑफ एथिक्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑफिस ऑफ सीबीआई हमको बताएगा। ऑफिस ऑफ सीबीआई, O for objectivity, C for confidentiality, C for competence, professional competence and due care, B for behavior, professional behavior, I for integrity, O for objectivity। आपको बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबायस्ड रह के काम करना, कॉन्फिडेंस मतलब इंफॉर्मेशन किसी को, सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना, कॉम्पिटेंस अपने नॉलेज स्किल्स को अटेन करना, मेंटेन करना और केयरफुली काम करना, प्रोफेशनल बिहेवियर लॉ का सम्मान करना, लॉ का सम्मान करना, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जैसे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी से काम करना, आपको बताना पड़ेगा, मैंडेटरी है। इंडिपेंडेंस भी मैंडेटरी है, जरूरी है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहे, इसी का मतलब डिपेंडेंट ना रहे, पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज डिपेंडेंट ना रहे क्लाइंट के ऊपर, ना रहे इसके ऊपर। और इंडिपेंडेंस की जब हम बात करें, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, जब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मेंटली हमारे ऊपर किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड है। अपीयरेंस भी, कोई भी बाहर का व्यक्ति देखे तो बंदा इंडिपेंडेंट लगना चाहिए। ये लोग अगर साथ में घूम रहे, ओनर्स बहुत साथ में घूम रहे, पार्टीज कर रहे, पेज 3 पे जा रहे, तो साफ साफ मैसेज, आप साथ में चल रहे हो, लोग आपके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे? इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस भी होना चाहिए। उसके बारे में आप बात करोगे दोस्तों, आपका इसका सिंपल चार्ट भी दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहें। यहां पे एथिकल प्रिंसिपल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब वो किसी प्रिंसिपल के बारे में पूछे तब आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म दोस्तों नवंबर 23 मॉक में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, नवंबर 23 मॉक में आया। लास्ट टाइम नवंबर 19 एग्जाम में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ऐसा भी बताओ, एनी 4 एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बताए। ठीक है, आइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा एक चार्ट है, बहुत सिंपल सा एक चार्ट है, वो आपको बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा आपको चार्ट बताना होगा। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ठीक है, आप अगर आरआर करके आएंगे तो भी चलेगा, आरआर आपने नहीं भी किया है तो भी चलेगा दोस्तों। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पे आइए दोस्तों, लेट्स सी गाइस, आपको पहले बताना पड़ेगा। As per essay 200, professional skepticism is a very important quality which auditor should have. It means to have attitude. It means to always remain alert. हमेशा alert रहना. Whenever any information is provided to auditor, हमेशा alert रहना and always ask questions. हमेशा questioning mind रखना, questioning mind होना चाहिए. Always ask questions and critically assess the information. अलर्ट रह के क्वेश्चंस पूछना, क्रिटिकली असेस करना, ठीक है, कि भाई ये इंफॉर्मेशन मिसटेड तो नहीं है, इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं है। इसमें 4 तरह की चीजें हम जनरली परफॉर्म करते हैं। सी फॉर एग्जीक्यूट करने के एग्जांपल, सी फॉर हम देखते हैं कोई कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस तो नहीं है, भाई ये इन्वेंट्री आई है नॉर्थ ईस्ट की, कोई कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस तो नहीं है, सिस्टम में भी सेम है ना, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में भी सेम है ना, कोई कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस तो नहीं है, देखते हैं। एफ फॉर भाई पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉड करने के लिए कोई प्रेशर तो नहीं है, फ्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, हमेशा सोचते हैं। एडिशन, स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के अलावा और क्या चेक कर सकते हैं, एडिशनल हम क्या चेक कर सकते हैं, हमेशा सोचते हैं भाई इंपॉर्टेंट चीजें और क्या चेक करो।
भाई यहां पे सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन का बोला हुआ है, फोन करके भी एक बार चेक कर लूं क्या, फोन पे भी एक बार बात कर लूं क्या, हम एडिशन के बारे में सोच सकते हैं। रिलायबिलिटी, ठीक है, क्या ये डॉक्यूमेंट्स और ये जो बातें बोल रहे हैं रिलायबल लग रहा है क्या, भरोसेमंद लग रहा है क्या। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में हमेशा पहले मीनिंग बताएंगे, हम लोग हमेशा मीनिंग बताएंगे। हम अलर्ट रहकर हम अलर्ट रहकर क्वेश्चन, हम लोग अलर्ट रहते हैं, क्वेश्चनिंग माइंड करते हैं, क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन रिलायबल है ना, भरोसेमंद है ना। इसमें जनरली 4 तरह की चीजें करते हैं। सी फार, शॉर्टकट है सी फार। आप पहले मीनिंग बताओगे, सी फार कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी तो नहीं है, कुछ फ्रॉडुलेंट तो नहीं है, एडिशनल क्या कर सकते हैं, रिलायबल है ना। ऐसा करने से क्या होगा, ओवरलुकिंग नहीं होगी। ऐसा करने से ओवरलुकिंग नहीं होगी, चीजें हमारे हाथ से छूट नहीं जाएगी, ओवरलुकिंग नहीं होगी, इंपॉर्टेंट चीजें छूट नहीं जाएगी, ओवर जनरलाइजेशन नहीं होगा। कुछ ही चीजों को चेक करना और हजारों लाखों के बारे में ओपन बनाना, उसको बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन नहीं होगा, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं होगा। भाई 35 साल से एक्सपीरियंस है मतलब ऑनेस्टी होगा, 70 साल का आदमी है ऑनेस्टी होगा, इसको इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस बोलते हैं। भाई इसको तो गवर्नमेंट से अवार्ड मिला है तो ऑनेस्टी होगा, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन बोलते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से चलोगे तो ओवरलुकिंग नहीं होगी, ओवर जनरलाइजेशन नहीं होगा और इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन। इतना ही समझा तो बहुत है, आगे का नहीं भी समझा तो बहुत है। आप मीनिंग समझ, ऐसे स्टूडेंट का रेफरेंस दो, हेडिंग दो, मीनिंग समझाओ। एग्जीक्यूट करने के लिए 4 तरह की चीजें करते हैं, एग्जाम्पल, यही 4 तरह की चीजें तो क्वेश्चन में मांग रहे हैं वो, यही 4 तरह की चीजें वो लोग क्वेश्चन में मांग रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर आप एडवांटेज के बारे में बात करिए, देन यू टॉक अबाउट एडवांटेज। आइए दोस्तों, हु सिलेक्ट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, बहुत सिंपल, इट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, इट्स अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, इट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। उनकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी है एएस इंडियस को पढ़ना और अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करना और उसको इंप्लीमेंट करना, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की जिम्मेदारी है इवैल्यूएट करना कि जो सिलेक्शन एप्लीकेशन है ये अप्रोप्रिएट है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे ना, अगर चेंज है तो वैलिड रीजन है ना चेंज का। तो पहले पैराग्राफ में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी हुई है और दूसरे पैराग्राफ में आपके ऑडिटर की जिम्मेदारी दी हुई है। पहले मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी है दोस्तों और फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी दी है, ठीक है। पहले मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी, बहुत सिंपल, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दोस्तों। और एक पार्ट हमारा खत्म हो गया दोस्तों। आइए अब आखिरी पार्ट दोस्तों, इट इज द लास्ट पार्ट, हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। आज चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए, सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे दोस्तों। आइए, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, May 23 आरटीपी में भी ये क्वेश्चन है, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। एंड ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। आप बताइए ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है, आप बताइए ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है दोस्तों, आइए आइए, ठीक है। सबसे पहले बताइए ऑब्जेक्टिव, ऑडिट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इज टू गिव ओपिनियन whether financial statement as per applicable financial reporting framework, if it is a fair presentation framework, whether it gives true and fair view, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टिगेशन में सुनिए दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट असाइनमेंट, चेंज हो जाता है। इट कैन बी टू इवैल्यूएट अ फैक्ट, क्या कुछ हुआ है क्या, इवैल्यूएट अ फैक्ट, क्या ये सच है, क्या सही में जमीन की इतनी कीमत है, सही में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है, सही में फ्रॉड हुआ है क्या, ठीक है, फ्रॉड हुआ है क्या, कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ, किसने फ्रॉड किया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कीप्स ऑन चेंजिंग, इवैल्यूएट अ फैक्ट और इवैल्यूएट अ सिचुएशन, क्या ये सच है, और इवैल्यूएट सिचुएशन, इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। ऑडिट में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बदलता रहता है दोस्तों। और बहुत बार आपको पूछते हैं जाके पता लगा फ्रॉड हुआ है क्या, जाके पता लगा किसने फ्रॉड किया है, जाके पता लगा कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कीप ऑन चेंजिंग और आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मिलता है। जब हम ऑडिट में जाते हैं तो कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता
इन्वेस्टिगेशन में आते हैं दोस्तों तो प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि शायद गलती हुई होगी, फ्रॉड हुआ होगा, इतने अमाउंट का फ्रॉड किया होगा, इसने फ्रॉड किया होगा, या फिर इवैल्यूएट फैक्ट, जो भी इवैल्यूएट फैक्ट, क्या ये सच है, इवैल्यूएट सिचुएशन। ऑडिट 1 साल का होता है, इन्वेस्टिगेशन कम पीरियड का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। ऑडिट में हम लोग पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जरूरी नहीं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर करो, सिर्फ पर्टिकुलर इनकम एक्सपेंस करो, ऐसा भी हो सकता है। ऑडिटर के जो पावर्स होते हैं, लिमिट होते हैं, इन्वेस्टिगेटर के पावर और ज्यादा होते हैं, इन्वेस्टिगेटर के बाद और ज्यादा पावर होते हैं एज कंपेयर टू ऑडिटर। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, जब चेक करने आते तो नोशंस दोनों के अलग है, दोनों के टाइम पीरियड अलग है, दोनों के जो स्कोप है, ठीक है, कितना चीजें कवर करते हैं, वो क्या चेक करते हैं, वो स्कोप भी अलग अलग है, और दोनों के पावर्स भी अलग अलग है दोस्तों, दोनों के आपके पावर्स भी अलग अलग है। तो आप बताएंगे, ऑडिट को आप समझाइए पहले, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्री कंसीव्ड नोशन होता है, उसका कितना पीरियड होता है, क्या स्कोप कवरेज होता है, ठीक है, आप उसके बारे में उसके एग्जांपल दीजिए। फिर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करिए, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, पहले ऑडिट की पूरी बात कर लीजिए, फिर इन्वेस्टिगेशन। जितने पॉइंट्स में बता रहा हूं दोस्तों उतने ही पॉइंट्स बताइए, रटिए मत, आप लाइन टू लाइन रखते जाओगे आप पागल हो जाओगे। आप लाइन टू लाइन, अगर आप लाइन टू लाइन अगर आप रखते जाओगे ना दोस्तों तो आप पागल हो जाओगे। लाइन टू लाइन आपको रटना नहीं है दोस्तों, ठीक है, प्लीज। तो लाइन टू लाइन आप बिल्कुल मत रटिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी। आप ऑडिट के बारे में समझाइए, आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में समझाइए, एग्जाम्पल दीजिए, दैट्स इट। अब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, स्टडी मटेरियल 23 में क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना। A chartered account is specifically asked to check whether fraud exists. State the reason whether it is a reasonable assurance engagement. देखो, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं लिखा हुआ है। इज इट अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, क्या पूछना चाहते हैं वो? आपको सीधा फ्रॉड चेक करने के लिए बोला है, आपको सीधा फ्रॉड चेक करने के लिए बोला हुआ है। जाओ जाके सीधा चेक करो फ्रॉड हुआ है क्या, क्या ये रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या ये ऑडिट वाला एंगेजमेंट है क्या? लिखा नहीं है ऑडिट, लिखा नहीं है दोस्तों ऑडिट, लेकिन पढ़ के तो आप बोलोगे। ऑडिट का मतलब आप बताइए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन तो एक कदम आके जाके बताना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इसमें हम सारे मटेरियल आइटम्स चेक करते हैं, आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट कैन बी बिकॉज ऑफ फ्रॉड और एरर बोथ। ऑडिट में हम मिसस्टेटमेंट चेक करते हैं, मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है, एरर भी वैसे हो सकता है, और फिर रिपोर्ट में हम एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन। इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में पर्पस कीप ऑन चेंजिंग, स्पेशल पर्पस। इट कैन बी टू इवैल्यूएट अ फैक्ट, क्या सही में ये सच है, और टू इवैल्यूएट अ सिचुएशन। या तो फैक्ट को इवैल्यूएट करो, क्या ये सच है, सही में फ्रॉड हुआ है क्या, सही में इसने फ्रॉड किया है क्या, सही में कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, सही में वैल्यू इतनी है क्या, सही में जमीन इतने की है क्या, सही में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है क्या। स्पेशल पर्पस, ठीक है, स्पेशल पर्पस, या फिर टू इवैल्यूएट सिचुएशन। ध्यान रखना, स्पेशल पर्पस, टू इवैल्यूएट अ फैक्ट और इवैल्यूएट अ सिचुएशन। ये ऑडिट नहीं है, ये रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन है। मजे की बात, क्वेश्चन में ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन वर्ड बिल्कुल यूज नहीं किया हुआ है, बिल्कुल भी यूज नहीं किया हुआ है। जब वो रीजनेबल अश्योरेंस की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में क्लिक होता है, अच्छा ये ऑडिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ फ्रॉड की बात करें तब हमारे दिमाग में हिट होता है, अच्छा ये इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। एक बार किया हुआ होना चाहिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए, एक बार क्वेश्चन किया हुआ अगर होना तो बात बन जाएगी, ठीक है। अब यहां पर वापस दोस्तों, आपको अपॉइंट किया है सिर्फ ये चेक करने के लिए, ठीक है, इंश्योरेंस के सिर्फ ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करने के लिए। ह्यूज फायर ब्रोक आउट इन नोएडा, प्लांट एसेट एक्सेट्रा। आपको अपॉइंट किया कि सिर्फ जाकर देख कितना लॉस हुआ है, लॉस चेक करने के लिए आपको अपॉइंट किया है। लॉस चेक आपको वापस दोस्तों स्टडी मटेरियल का है, सिर्फ लॉस चेक करने के लिए। जब आपका अपॉइंटमेंट स्पेशल पर्पस के लिए होता है, टू इवैल्यूएट अ फैक्ट और टू इवैल्यूएट अ सिचुएशन, क्या ये सच है, या फिर सिचुएशन को इवैल्यूएट करना, ये करे या ना करे, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। जब आपका अपॉइंटमेंट होता है स्पेशल पर्पस के लिए तो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। वुड सीए गिव ऑडिट रिपोर्ट, ऐसा पूछा है, क्या इसमें ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी क्या? गलत,
जब इसका नेचर इन्वेस्टिगेशन का है तो इसमें ऑडिट रिपोर्ट क्यों दूंगा मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दूंगा। गाइस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में खेल गए ये लोग, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों खेल गए ये लोग। एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए, सब नए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है दोस्तों। एवरीथिंग बिलोंग्स टू न्यू स्टडी मटेरियल। ठीक है, वापस आपको बताना है भाई ये स्पेशल पर्पस असाइनमेंट है, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन का असाइनमेंट है। ये स्पेशल पर्पस असाइनमेंट है, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन का असाइनमेंट है। ठीक है, आइए दोस्तों, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस गाइस। ये एक क्वेश्चन है स्कोप का, फिर एस्पेक्ट्स का, क्वालिटीज का, बस आखिरी 3 क्वेश्चन दोस्तों, फिर चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज खत्म। चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, आइए दोस्तों, लिसन। तो एक कंपनी का ऑडिट चल रहा है, गुड डीड्स का। कंपनी को एक नोटिस मिला है, नोटिस मिला है कि इन्होंने एनवायरमेंटल लॉ रेगुलेशंस तोड़े हैं, नॉट फॉलोइंग। तो ऑडिटर बोलता है नोट्स टू अकाउंट्स में आपने कंटेंट लायबिलिटी क्यों नहीं बताया? बोले तेरे स्कोप में नहीं है। बोले चुपचाप बैलेंस शीट पीएनएल चेक कर, बोले बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर, बैलेंस शीट पीएनएल चेक कर, मैं नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखता हूं? ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखता हूं वो तेरे को कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बोले तेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू, नो नीड टू चेक, तेरे को कोई चेक ही नहीं करना। ठीक है, ओके। आइए स्कोप। स्कोप मतलब हम क्या चेक करते हैं और कैसे चेक, स्कोप का नॉर्मल मतलब है क्या चेक करते हैं और कैसे चेक करते हैं। स्कोप में 3 चीजें, हमारे मॉड्यूल के हिसाब से स्कोप में 3 चीजें, कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। ऑडिट के अंदर सभी एस्पेक्ट्स, एक एंटिटी के अंदर जितने बिजनेसेस है, सारे बिजनेस एस्पेक्ट मतलब पार्ट्स, सारे बिजनेस आने चाहिए, सारे बिजनेस आने चाहिए, सारा ज्योग्राफिकल एरिया आना चाहिए, सारे बिजनेस आने चाहिए, सारा ज्योग्राफिकल एरिया आना चाहिए, सब कुछ कवर होना चाहिए स्कोप में। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, स्कोप में हम लोग चेक करते हैं वेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, इज इट रिलायबल? बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बेसिक बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इज इट रिलायबल? क्या वो सफिशिएंट है? इज इट रिलायबल? क्या वो सफिशिएंट है? पूरी जानकारी आ चुकी है, कंप्लीट जानकारी आ चुकी है, एंड इज इट रिलायबल? कैसे चेक करते हैं? 2 तरीके, बहुत सिंपल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंडिव प्रोसीजर। पहले हम देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर है ना, ट्रांजैक्शंस को, चीजों को प्रोसेस करने का। फिर देखते हैं अकाउंटिंग सिस्टम अप्रोप्रिएट है ना, अकाउंटिंग सिस्टम बराबर काम कर रहा है ना। फिर अकाउंटिंग सिस्टम की हम लोग बात करते हैं कि बराबर चल रहा है। फिर हम लोग रैंडमली कुछ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करते हैं हर जगह से और चेक करते हैं, सब्सटैंशिएट करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। आप सिंपल बताइए, स्कोप में सभी एस्पेक्ट्स का होना चाहिए। नंबर 1, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बराबर है, हम जाकर देखते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, अकाउंटिंग सिस्टम बराबर है ना, रैंडमली कुछ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करते हैं, अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड से मैच होता है ना। उसके बाद में हम चेक करते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि भाई प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के हिसाब से बराबर है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बराबर है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कुछ एम्बिगुअस तो नहीं है, ठीक है, पूरे नोट्स टू अकाउंट्स बराबर बने ना। तो बेवकूफ है वो लोग जो बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑडिट के स्कोप में नहीं आता है। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर डंके के चोट पे, डंके के चोट में, डंके के चोट में आता है, डंके के चोट में आता है, ठीक है, डंके के चोट में आएगा प्रॉपर डिस्क्लोजर, ठीक है, प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर इज अ स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट के स्कोप में आता है दोस्तों। आप 3 बातें समझा रहे हो, सभी एस्पेक्ट्स कवर होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन की चेकिंग कवर होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का चेकिंग, 3 बातें स्कोप में आनी चाहिए। ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेडिशनल थ्योरी है, ट्रेडिशनल थ्योरी है, जैसी ट्रेडिशनल थ्योरी है उसके हिसाब से चलो, दैट्स इट। ठीक है, लिंक के बारे में दोस्तों मैं बोला ऑडिट गुरु टेलीग्राम पे चले जाइए, ऑडिट गुरु टेलीग्राम पे आप चले जाइए, आपको वहां पे चीजें मिल जाएगी।
लिंक को मैं अभी रिप्लेस कर दूंगा, लेक्चर खत्म होने के बाद में लिंक को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आइए नाउ एक क्वेश्चन आता है, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, ऑडिट में क्या होना चाहिए? ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर, प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स, प्रिंसिपल एस्पेक्ट, स्कीम ऑफ ऑडिटिंग प्रोसेस समझा दो। अरे भाई स्कीम ऑफ ऑडिटिंग प्रोसेस समझा दो, स्कीम ऑफ ऑडिटिंग प्रोसेस, ठीक है। आइए दोस्तों आप बताना, भाई मैं बताऊं ऑडिट प्रोसेस में क्या क्या होता है। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, कौन से काम कवर होने चाहिए। आप पहले आराम से टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करिए कि भाई ऑडिट के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना चाहिए, परचेस कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, सेल कैसे होता है, रिकवरी कैसे होती है, वो अकाउंटिंग सिस्टम को समझना चाहिए, ठीक है। ट्रांजैक्शंस के वाउचर कौन बनाता, प्राइमरी बुक्स में एंट्री कौन करता है, सेकेंडरी बुक्स में एंट्री कौन करता है, बैलेंसिंग कौन करता है, ट्रायल बैलेंस कौन बनाता, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको आपको देखना चाहिए कि भाई ये चेक करने के बाद में कोई मटेरियल, कोई डेफिशिएंसी मिल रही है क्या सिस्टम के अंदर, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, अदर डेफिशिएंसी मिल रही है क्या, ठीक है। वेदर मटेरियल इनएडिक्वेसी और वीकनेस एग्जिस्ट टू प्रिवेंट डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, क्या कोई मटेरियल वीकनेस है इनएडिक्वेसी सिस्टम में जो गलतियों को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट ना कर पाए। पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करो, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करो, अकाउंटिंग को चेक करो, देखो कोई वीकनेस मिल रहा है। फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो, सब्सटेंटिव में सबसे पहले क्या चेक करो, ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन वैलिड है ना, whether transaction as whether it is as per law, rules, regulation, MOA, OA, contract, are they valid, are they legally valid, law, rules, regulation, MOA, OA के हिसाब से अलाउड थे ना, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड है ना, सबसे पहले वैलिड है ना, ऑथेंटिक है ना, आर दे अप्रूव्ड, ऑथेंटिक है ना, अप्रूव्ड है ना, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच रहना, क्या उसको बराबर डिस्टिंग किया ना, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, ठीक है। बहुत सिंपल, ट्रांजैक्शन वैलिड है ना, ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है ना, कैपिटल वर्सेस अकाउंटिंग बराबर करना। बैलेंसेस ध्यान देखना है, सारे ट्रांजैक्शंस का पोस्टिंग हुआ ना, पोस्टिंग के बाद अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बैलेंसेस बराबर निकल रहे ना, बैलेंस जो भी निकला असर्शंस चेक करना है, भाई जितना भी बैलेंस दिख रहा है क्या सही में एग्जिस्ट करता है, असर्शन है ना। लैंड बिल्डिंग 100 करोड़ का दिख रहा है, मतलब क्या, एग्जिस्टेंस, कि भाई एग्जिस्ट करता क्या, कंप्लीट है क्या, सब कुछ कवर्ड हुआ, कंप्लीटनेस, ठीक है। अमाउंट से ये वैल्यूएशन, हम इसके मालिक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। भाई साहब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करिए, ठीक है। भाई क्या आता है, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड, क्या क्या बातें कवर होती है ऑडिट में, मोटा मोटी टेस्ट ऑफ कंट्रोल कवर होता है, मोटा मोटी सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर कवर करता है, उसमें ट्रांजैक्शन की चेकिंग कवर होती है, उसमें बैलेंसेस, सारे ट्रांजैक्शन पोस्ट हुए ना, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बैलेंसेस के बारे में कवर होता है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड, ठीक है, कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं ना, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में है ना, रिपोर्ट ओपिनियन, फाइनली सब कुछ बराबर है तो रिपोर्ट बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट में क्या क्या है, मोटा मोटी क्या कवर्ड है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कवर्ड है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कवर्ड है, ट्रांजैक्शन बैलेंस की चेकिंग कवर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बने, प्रेजेंटेशन इसके बराबर है, ट्रू एंड फेयर व्यू है। देखो मोटा मोटी आंसर है दोस्तों, बहुत ज्यादा लोड मत लो इसका, और आखिरी में रिपोर्ट सही बन रही है। अगर आपको ऐसे की चीजें याद रही तो आप फोड़ देंगे। वाटर क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटीज, क्या पर्सनल क्वालिटीज है उसके बारे में बताओ, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर बताओ, पर्सनल क्वालिटीज बताओ, क्वालिटीज बताओ, ठीक है दोस्तों। इसका चार्ट बहुत प्यारा बना है, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, चार्ट बहुत प्यारा है, इसका चार्ट बहुत प्यारा है, तो वो मैं आपको बताता हूं। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, आइए दोस्तों, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ आपको, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिटीज, पहले कुछ पर्सनल क्वालिटीज, चलिए पर्सनल क्वालिटीज की बात करो। बंदा एथिकल होना चाहिए, मतलब 5 बातें पढ़ के आए,
बंदा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑफिस ऑफ सीबीआई, बंदा एथिकल होना चाहिए, उसमें 5 गुण होने चाहिए। अप्रोच उसका कैसा होना चाहिए भैया, सबसे सिंपल कॉमन सेंस होना चाहिए, बंदा कॉमन सेंस वाला चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, प्रैक्टिकल बंदा चाहिए, दिमाग वाला एनालिटिकल बंदा चाहिए, फर्म और पेशेंस से काम करने वाला बंदा चाहिए। बंदे के पास में कॉमन सेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, एनालिटिकल, फर्म और पेशेंस से काम करे। ठीक है, पर्सनल क्वालिटीज। और प्रोफेशनल में उसके पास नॉलेज होना चाहिए, क्या, सबसे बड़ा लॉ का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिजनेस कैसे होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग सिस्टम का और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। सबसे बड़ा लॉ का नॉलेज, उससे छोटा बिजनेस का नॉलेज, उससे छोटा अकाउंटिंग का नॉलेज, उससे छोटा ऑडिटिंग का नॉलेज, उससे छोटा लेटेस्ट डेवलपमेंट। आपको पर्सनल क्वालिटीज देखो ऐसे याद हो जाएगा, ये पर्सनल क्वालिटीज होनी चाहिए और फिर आपके ये नॉलेज होना चाहिए, बात हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों पहला चैप्टर बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोस्तों पहला चैप्टर बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, हम लोग जनरली रोज एक चैप्टर करेंगे। मैं फटाफट क्वेश्चंस कैसे पूछा है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। और जिनको नोट्स का प्रॉब्लम जा रहा है, मैं नोट्स का प्रॉब्लम दोस्तों दूर कर दूंगा, डोंट वरी, नोट्स का प्रॉब्लम मैं आपको दूर कर दूंगा। अभी मैं लिंक को चेंज कर दूंगा। आपको मजा आए तो बिल्कुल जरूर आप प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स डालिए। 10 दिन के अंदर 250 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन करेंगे। 10 लेक्चर्स में अपन 250 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज का तो हमारा बहुत कम टाइम में होगा, एक आधा बार हमारा एक आधा लेक्चर 2-2.5 घंटे का जाएगा, नहीं तो सबके सब लेक्चर अपने 1.5 से 2 घंटे के रहेंगे दोस्तों। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट अ लॉट। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।